जब तक आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है तब तक आप जो भी कर रहे हो उनमें एक गोल सेट करके चलना बहुत जरूरी है। उस जर्नी में सिग्नल मिलेगा वो पकड़ना है। ये सिग्नल पकड़े कैसे? तो जब भी वो थॉट आए ना, छोटा सा ट्राई से। मोरारी बापूजी है 10th में फेल हुए थे, आपने इंजीनियरिंग किया और अब मोटिवेशन कर रहे हो। पढ़ाई का क्या मतलब? तो अशोक गुजर यहाँ तक पहुंच चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट फॉर अशोक? स्टेज का स्क्रीन का मोबाइल 1.5 GB मुकेश भाई के आशीर्वाद को खत्म करना उसका मेन गोल। दुनिया में जितने लोग अपनी फील्ड में सफल हुए हैं किसी को मजो आयो नहीं, मजा लेना मजो ले। वक्त होता नहीं है, निकलना पड़ता है। पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना पड़ता है। होता नहीं है, करना पड़ता है। टॉपर बनते नहीं है, बनना पड़ता है। आज के पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये जो आज के हमारे गेस्ट है ना, उनको जब भी मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत देखा है तो हमेशा गुजराती में ही देखा है, और प्लस खुद मुझे गुजराती ऐसे बोलना अच्छा लगता है। सो जब शुरू करूंगा तो शायद ऐसा हो मैं गुजराती हिंदी में इधर उधर जाऊं, तो बेयर विथ मी। ये हम करेंगे पूरा हिंदी में ही, बट थोड़ा गुजराती बीच में आ जाए तो बेयर विथ अस। Yes. सो वेलकम अशोक जी। Thank you so इट्स much. रियली ऑनर टू इनवाइट यू इन अ पॉडकास्ट। Same to you. बोलते हैं ना, आपने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, आज एक इंटरव्यू ले रहा हूँ तो आई फील दैट प्रिविलेज। Right, it's my pleasure. और बहुत से आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके मोटिवेशनल स्पीचेस देखी है, मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं। इट्स बिन इंस्पायरिंग। और सबसे अच्छी चीज़ जो आपकी मुझे लगती है वो ये है कि मैं भी 25 साल से स्टूडेंट से जुड़ा हूँ, और आपने, मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, उनको एजुकेशन में कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, Yes. उस मोटिवेशन एरिया में काम कर रहे हैं। दैट इज ऑलवेज इंस्पायर्ड। Similar. सो फर्स्ट, इनिशियली ये Yes. मोटिवेशनल स्पीकर बने, ये सब बातें आई, हाउ वाज योर इनिशियल अपब्रिंगिंग? और वो स्टार्टिंग से व्हाट वाज, वो दौर क्या था? Okay. In the year 2013, I just started my journey as a youth motivational speaker. बेसिकली मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया। मैं हर एक मेरे प्रोग्राम में कहता हूँ क्या मैं सिविल इंजीनियर, हालांकि देखने से नहीं लगेगा बट मैं हूँ ऐसा मैं जनरली लोगों को कहता हूँ। अब दो टाइप लोगों के लाइफ में दो तरीके से कुछ काम होते हैं सर। एक दुनिया में ऐसे लोग हैं कि वो कुछ गोल सेट करते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और उसके बाद वो बन जाते हैं। अब मेरी कुछ सफर ये रही कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर का काम करने लगा, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। ओहो, राइट। मतलब ये बात ऐसी हुई कि सीए का काम करने लगे, उसके बाद पता लगा कि ये काम को तो सीए का काम कहते हैं। तो मेरी कुछ सफर ये थी। मेरा कोई कभी लाइफ में प्लान नहीं था, गोल नहीं था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इसको मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। ना तो हमारी 7 पीढ़ियों में कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, और गुजरात में इतना कोई खास कल्चर, ये तो अभी 4-5 सालों से बना है, बाकी इतना कोई खास कल्चर भी नहीं था। जब मैं 2013 बिफोर 12 ईयर्स की बात करूं तब एज अ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, कोई गुजरात में कल्चर नहीं था। और वो भी गुजराती में, वर्नाकुलर लैंग्वेज। हाँ, वो हिंदी इंग्लिश तो फिर भी चल जाए, फिर भी चलते थे, पर इतना वो सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं था, तो लोगों को इतना एक्सप्लोर ही नहीं था। और ना ही हमारे स्कूल कॉलेज में कभी एज अ करियर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर कभी बात हुई है, एज अ कंटेंट राइटर तो आज भी नहीं हो रही है। यस। तो कोइंसिडेंटली मैं कभी मानता हूँ कि ईश्वर हमें संकेत देते रहते हैं, और मैं इतना लकी रहा कि वो संकेत को मैंने कैच कर लिया और मैं एज अ स्पीकर बन गया। तो बनने के बाद पता लगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसे स्पीकर कहते हैं। सो अलग सा एक थॉट मेरे दिमाग में आता है, राइट। और मैं भी उसका बहुत विरोधी हूँ, लेकिन 3 इडियट में सुहास को बहुत विलन ट्रीट किया गया। विलन ट्रीट कि गधा है, वो इंजीनियरिंग करता है, फिर एमबीए करता है, फिर बैंकिंग में जॉब कर रहा है, तो ये क्या है? यस। सो ये बहुत से लोगों की स्टोरी देखी, और बीइंग इनटू एजुकेशन, बीइंग इनटू मोटिवेशन स्पीकर, आपका इसके अंदर क्या टेक है? क्योंकि आपने भी इंजीनियरिंग किया है एंड इनटू मोटिवेशन। राइट। मैं ये कहता हूँ सर कि जितना अर्ली हमें प्लान पता लग जाए कि मुझे ये रास्ते से जाना है। अब ये सारी चीज़ ना अपने अलग अलग सबकी पर्सनालिटी होती है। जैसे कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी कुछ कोर है। जैसे कोई स्टूडेंट का मैथ्स अगर वीक है तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, मैथ्स के एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं। हाँ, क्योंकि उसका मैथ्स वीक है। बट उसका साइंस अगर अच्छा है तो मैं ये सोचता हूँ, मानता हूँ कि उसको साइंस की कोचिंग लगानी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा है उसको बेटर करे ना। बराबर है। क्योंकि कोई इंसान में सारी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि सारे पॉइंट हम प्लस कर दे। तो जो अच्छा है उसे और ज्यादा बेटर कैसे कर सकते, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो कोई भी स्टूडेंट को या पेरेंट्स के जरिए या ऐसे प्रोग्राम के जरिए या आप जैसे टीचर के जरिए जब पता लग जाए कि आई एम गुड इन दिस टॉपिक, तो उसको डेवलप करने के पीछे लग जाना चाहिए, ताकि समाज में एक बेटर पर्सन, एक बेटर फील्ड की पर्सनालिटी निखर के आ जाए। 2 चीजें। यस। एक, जैसे आपने कहा, कभी कोई एम नहीं था, गोल नहीं था, मोटिवेशन स्पीकर बना, उसके बाद बना। यस। एंड फ्रॉम देयर
नाउ गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर सेटिंग अप गोल, उसके पीछे लगो। Yes. सो आप उसको कैसे कनेक्ट करते हैं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने Yes. दोनों वर्ल्ड देखे हैं, Right. बच्चों को गोल लेके उसको काम करते हुए देखा और आप उसको गाइड भी करते हैं, यस और एक तो आपने अपनी लाइफ में एक टाइम तक कभी वो था नहीं। था नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट। हाँ, सो हाउ यू कनेक्ट? यस, तो मैं ये कहता हूं कि जब तक आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, तब तक आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप उसके लिए बने हो या नहीं बने हो, लेकिन आप जो कर रहे हो उनमें एक गोल सेट करें। अब ये सफर में मैं यहां हूं और मेरा गोल यहां है, तो यहां से यहां जाने की सफर में अगर आप उसके लिए नहीं बने हैं, तो आपको बीच में से बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे। वो सिग्नल के जरिए आप वहां पहुंच जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। बट अब स्टूडेंट आज जो पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं और 12वीं की, अगर वो गोल ही नहीं सेट करेंगे तो ये सफर में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, और वो जो सिग्नल मिलने वाले उसको ये बीच रास्ते में मिलने वाले। इसलिए उसे गोल सेट करना चाहिए। अगर उसके लिए बने होगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं बने होगे तो ड्यूरिंग द जर्नी उसे वो सिग्नल मिल जाएंगे। क्या बात, इसलिए गोल सेट करना जरूरी है। सुपर। सो गोल सेट करके चलना बहुत जरूरी है, उस जर्नी में सिग्नल मिलेगा वो पकड़ना है। अगेन अ क्वेश्चन, यस, ये सिग्नल पकड़े कैसे? क्योंकि राइट, अब मैं समझता हूँ, आप शायद एक्सपीरियंस समझते हैं, बच्चों के लिए बहुत वो ट्रिकी चीज है। ट्रिकी चीज। हाँ, मैं जब भी आप सफर में हो, तब जहां बीच बीच में आपको अपॉर्चुनिटी मिले या तो कोई भी चांस मिले, तो आप एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें और एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर करें, एक बार ट्राई जरूर करें। आपको कभी कभार बाथरूम में नाते नाते कोई थॉट आ गए कि यार मुझे ये करना है, ऐसे करना है। ज्यादातर बाथरूम में ज्यादा थॉट आते हैं, राइट। तो जब भी वो थॉट आए ना, तो उसके ऊपर पूरा इग्नोर करने की बजाय एक आध छोटा सा ट्राई जरूर करें। जैसे कि आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि नहीं यार, मेरा जो फैमिली का भी फंक्शन है या गेट टुगेदर है या तो हमारा समाज का जब गैदरिंग हो रहा है, उनमें मुझे 5 मिनट की स्पीच देनी है। अब थॉट आया, लेकिन मेरी पर्सनालिटी ऐसे है जो आज तक मेरी जिंदगी में कभी स्पीच दिया नहीं। हाँ, तो अंदर से वो रोकेगी नहीं भाई, वो ब्लंडर हो जाएगा, लोग हंसेंगे, तेरे ऊपर क्या सोचेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ 5 मिनट की जगह 2 मिनट भी आप बोले, क्योंकि जब तक आप वो प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचेंगे तब तक वो सिग्नल को इग्नोर करने वाली बात ही हुई। तो जितने भी थॉट आइडिया आते हैं वो डायरेक्शन में आप थोड़ा काम करें। अगर आपको वो सिग्नल वाकई में सिग्नल होगा तो उनमें और सिग्नल मिलेंगे। तो एक आध बार एक्सपेरिमेंट जरूर करें, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, और इतने तरीके से ताकि आपका मेन जो रास्ता है वो भटके नहीं। तो शायद ये करने से और ऐसे पॉडकास्ट सुनने से इनमें क्या होता है सर, मैच्योरिटी बढ़ानी पड़ती है आपको। तो थोड़े बहुत आप ऐसे लेक्चर सुने या पेरेंट्स को ध्यान से सुने, आप जिसको गुरु मानते उसको ध्यान से सुने, सामने वाले को ध्यान से थोड़ा सुने, थोड़ी एक्स्ट्रा किताबें आप पढ़े, रीडिंग थोड़ा रखे, तो ये सारी चीज़ों से आपकी ये सिग्नल मिलने की क्लैरिटी है ना, वो थोड़ी और बढ़ जाती है। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ ये 5-7 सब्जेक्ट पढ़ने से आपकी ये थॉट ऑफ क्लैरिटी नहीं आएगी। गॉट दैट। मतलब कोई 1 2 3 फॉर्मूला नहीं, सिग्नल कैच करने का। आप खेलते जाओगे और एक्सपेरिमेंट करते जाओगे तो सिग्नल आपका कैच होने वाला है। जैसे MS धोनी की स्टोरी सबको पता है। हाँ। उसे कभी क्रिकेट क्रिकेट ऐसी हजारों लाखों स्टोरी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। 100%। मोरारी बापूजी है, 10th में फेल हुए थे। अरे मुझे कोई पूछे तो मेरे 100 ड्रीम में कभी टीचर बनना नहीं था। आज आप एज अ सक्सेसफुल कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो ये चीज है। बट आप टीचर का गोल लेकर नहीं चल रहे थे, फिर भी आप जो कर रहे थे ना उसको बेस्ट कर रहे थे। बराबर। जब आप बेस्ट करते हो ना, तब ऊपर वाला भी सोचता है कि यार वो जिसके लिए नहीं बना फिर भी वो इतना बेस्ट कर रहा है, तो जिसके लिए बना हो तो क्या कर देगा। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिसके लिए बना है वहां मैं उसे डाइवर्ट करूं। तो आप डेडिकेटेडली, हॉनेस्टली पूरा जो भी काम कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करेंगे ना, तो वो ऊपर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कहाँ कैसे सेट करना। क्या ये इसमें डेप्थ दिखती जा रही है, और मुझे लगता है दैट विल ऐड वैल्यू टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। यस, श्योर। एक जो इसके अंदर सवाल आता है कि मुझे अंदर से कुछ चीज दिखी, सिग्नल पकड़ना ये है, राइट। और एक तरफ दो चीजें चलती है, पढ़ाई या एक बोल दो पेरेंट या मेरी विश। यस, उसको कैसे बैलेंस किया जाए? क्योंकि बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं जिनको बहुत कुछ करना है और टैलेंट भी दिखता है, राइट, बट पेरेंट्स के लिए बहुत क्लियर है, तो और कुछ करो, पढ़ना पड़ेगा ही, राइट। उस चक्कर में उनका टैलेंट की भ्रूण हत्या होती है। यस। सो व्हाट विल बी योर टेक ऑन दिस फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स? इनमें सर अगर बहुत आप डेप्थली देखने जाएंगे तो कभी कभार स्टूडेंट भी गलत नहीं है, और कभी कभार पेरेंट्स भी गलत। मैं दोनों को ही गलत नहीं बोल रहा। यस, दोनों कभी कभार गलत हो जाते, कभी कभार सही होते। अब पेरेंट्स इसलिए चाहते हैं क्योंकि आजकल मेजोरिटी बच्चे क्या है, वो सोशल मीडिया में वीडियो देख के या जो अच्छा सा डांस कर रहा है उसके फॉलोअर देख लिए तो मिलियंस में फॉलोअर है, मूवी में कोई सॉन्ग देख लिया तो वो बोलता है आई वांट टू बिकम अ डांसर। परफेक्ट, राइट। अब पेरेंट्स को पता है कि अगर वो डांसर बनेगा तो कितनी कंपटीशन है और वहां उसके सफल होने के चांसेस कितने कम है, राइट। इसलिए पेरेंट्स से तो ये थॉट प्रोसेस लेके चलते कि एटलीस्ट तू ढंग का CA भी बन जा, तो अगर डांस में नहीं चला तो तेरा करियर तो आगे बढ़ जाए।
राइट। तो ये पेरेंट्स सेफ साइड के जरिए Thought, पेरेंट्स बराबर। ये सोचते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स और स्टूडेंट म्यूचुअली इनमें क्या कर सकते हैं। अगर आपका बेटा कोई ऐसी डिमांड कर रहा है फील्ड की कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है, या मुझे मॉडलिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, या मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ। जो भी एक ट्रेंडिंग है उससे थोड़ा हटके, ट्रेंडिंग में क्या है, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सीए, सीएस, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, आईटी, कोडिंग जैसी फील्ड होगी, हाँ। उससे हटके अगर बच्चा बोलेगा कि मुझे ये बनना है, मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं कि मेरा बच्चा क्रिकेट में अच्छा खेलता है, हाँ, मुझे स्पोर्ट्स उसे में अच्छा कर रहा है, म्यूजिक में अच्छा कर रहा है, आर्ट में अच्छा कर रहा है, तो मुझे उसमें भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द करियर में जब आपका बच्चा 4th 5th क्लास में है, तो मैं बोल रहा हूँ वहां आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बिफोर बोर्ड एग्जाम ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। अगर चेस में अच्छा है तो वहां आप उसे कोचिंग रखवाइए, डांस पे अच्छा है तो उसके कोचिंग रखवाइए, हाँ। सिंगिंग उसके प्राइमरी कोचिंग रखवाइए। तो एक होता है ओरिजिनल गोल्ड और एक होता है दिखने वाला गोल्ड। होता नहीं है ओरिजिनल, हाँ। उसके ऊपर वो सोने की थोड़े कलर हाँ, होते कलर हैं, किया। पर ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता। अगर आपके बेटे का ड्रीम वाकई में ओरिजिनल होगा तो वो डांस के कोचिंग से थोड़ा ग्रूम होगा, ग्रूम हो। और ये आपको भी देखने से पता लग जाएगा नहीं ये अच्छा डांस कर सकता है। या तो उसका कहीं से आया हुआ जो भूत होगा तो वो कोचिंग में जाने से उतर जाएगा, राइट। तो थोड़ा ये प्रैक्टिकल, क्योंकि देखने से पता नहीं लगेगा, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच आप थोड़े कर सकते हैं। आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह भी है, जैसे एक डर्मेटोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट है, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, वहां से आप बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहां से भी थोड़ी आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि अच्छा डांसर बन सकता है कि नहीं बन सकता। जैसे एज पर माई रिपोर्ट या एज पर मेरी स्ट्रेंथ अगर मैं बताऊं तो मेरी बॉडी मूवमेंट अच्छी है, राइट। अब मैं अच्छा डांसर नहीं, मुझे डांस के 2 स्टेप भी नहीं आते, हाँ, बराबर है। लेकिन व्हेन आई वाज ऑन स्टेज, जब मैं स्टेज पे होता हूं तब मेरी बॉडी मूवमेंट जो होती है वो बाकी स्पीकर से बहुत अलग होती है, क्योंकि मेरी बॉडी मूवमेंट अच्छी होती है। अब जिसकी बॉडी मूवमेंट इतनी खास नहीं होती वो भी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है ऐसे फील्ड में, हमारी फील्ड में, लेकिन वो जब बोलते तब उसकी बॉडी की मूवमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका इनबॉर्न है ही नहीं बॉडी इनबॉर्न है ही नहीं। राइट। तो अगर ये चीज मेरे पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई की होती बॉडी मूवमेंट, तो शायद अगर अर्ली एज से मुझे कोचिंग में रखा होता डांस में, तो आज मैं थोड़ा बहुत अच्छा डांस भी कर सकता होता। डांसर शायद ये हो सकता था, क्योंकि ये मेरी कोर है, राइट। एनर्जी, डांस, या मैं स्पोर्ट की कोई फील्ड में अच्छा होता, क्योंकि स्पोर्ट की फील्ड में जाने में क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी की मूवमेंट चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें अगर पेरेंट्स बेसिक कोर आइडेंटिफाई कर ले तो ये आगे बढ़ने में बहुत आसानी रहती है। तो कभी कभार बच्चे जो कहते हैं वो पेरेंट्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और कभी कभार जो पेरेंट्स कहते हैं वो बच्चे को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो आपकी बात को अगर मैं इसको सम अप करूं, मैं जो समझ पा रहा हूँ, Yes. जस्ट उसको मेक मी राइट और रॉन्ग, राइट। कि बच्चे जब कोई अतरंगा करियर बोलते हैं तो पेरेंट्स को ऑब्वियसली डर लगेगा कि इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, और Yes. पेरेंट्स को क्या चाहिए कि कमा खाने लायक वो हो जाए, राइट। सो द कॉम्बिनेशन वुड बी द बेस्ट, राइट। कि पढ़ाई की जगह जो पढ़ाई करनी है वो एक लेवल पर करते जाओ, और साथ में कुछ घंटा 2 घंटा जो एक्सपेरिमेंट का फील्ड है वो भी आप करते जाओ। आप MS धोनी में बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ, क्या किया था धोनी ने, एज अ टीसी की जॉब वो कर ही रहे थे सेफ साइड पे, राइट। लेकिन वहां वो अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा आपको। जो डेडिकेटेडली डांसर होगा वो शायद 3 घंटे मेहनत करके हो जाएगा, लेकिन आपको 5 घंटे की स्कूल भी और 3 घंटे डांस में डांस भी करना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। पर इनमें आप सेफ रहोगे, अगर इनमें नहीं चले तो इनमें आप चल जाओगे। अगर धोनी को तो हम इसलिए पहचानते क्रिकेट में आए, नहीं आए तो टीसी में, तो उसका करियर था ही, राइट। तो जब आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप दोनों मोड पे भी जा सकते हैं, और एक टाइम पे आप मोड स्विच कर सकते हैं। वो कई बार है ना, मैं कई बार एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, राइट। एज अ पेरेंट मेंटालिटी, यस, पेरेंट्स का ये फोकस रहता है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो नहीं हो चलेगा, राइट, बट वो फेल नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना, मतलब वो करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं कमाएगा चलेगा, लेकिन वो 50,000 लाख रुपए की करके अपना पेट पाल सके उतना वो स्ट्रांग होना चाहिए। 100%। तो ये मेंटालिटी पेरेंट्स की पकड़नी बहुत जरूरी है। यस। तो इनमें पेरेंट्स भी अगर थोड़ा नॉलेज, सर ये जैसे पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेशन फील्ड के कनेक्टिंग के साथ आपने पॉडकास्ट हाँ। किया, तो ऐसे पॉडकास्ट से पेरेंट्स का भी नॉलेज एक लेवल से ऊपर जाता है और वहां से उसे क्लैरिटी मिलती है। कभी कभार क्या होता है, एज अ पेरेंट्स हमारी वो फील्ड नहीं होती, हमारे पास नॉलेज नहीं होता, तो मार्केट में हम जो देखते हैं वही तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं। लेकिन जब आप जैसे लोगों से मिले, जैसे हम बिफोर पॉडकास्ट बात कर रहे थे, आपका लड़का जो है एज एज ऑफ 13 वो सिंगिंग में आज अच्छा काम कर रहा है, तो 2-3 साल पहले तो उसने शुरुआत की होगी, तो एट द एज ऑफ 10 तो आप इतने नॉलेजेबल थे तब आपने उसको ये परमिशन दी, बराबर। तो हो सकता है आने वाले 5 साल में एक गुजरात में एक अच्छा सिंगर हमें आपके बेटे के तौर पे मिल जाए। तो ड्रमर है वो, सिंगिंग नहीं, ड्रमिंग करता है। यस, ड्रमिंग में। तो मेन चीज की कोई भी फील्ड में जब पेरेंट्स का नॉलेज होगा तब वो बच्चे को इंसिस्ट करेंगे। आपने इसलिए परमिशन दी क्योंकि आपके पास नॉलेज था, और अभी आपके पास एक्सपेरिमेंट करने की एज है बच्चे की।
बराबर है। हाँ, अभी हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अभी 10th बोर्ड आने में तो 2-3 साल बाद मैं टेक्निकली बोलूं तो मैंने खुद ये पॉडकास्ट से सीखा है। राइट। जिन जिन के ऐसे अतरंगी करियर थे, यस, उनमें कॉमन चीज ये देखी, पेरेंट्स से कहां से फ्रीडम दी, एक एज लिमिट बांध दी एज लिमिट कि 20 साल 22 साल डिपेंड ऑन पेरेंट, Correct. बोले अब तक तुझे जो करना हो कर ले, कर ले, नहीं तो लास्ट में फिर तू सीधे से रास्ते पे आ जाना। ये करना है, सही। और साथ में वो पढ़ाई उनका ट्रैक चल रहा था। यस, मैंने तो ऐसे भी सर पेरेंट्स देखे हैं, जब कई पेरेंट्स बच्चे की कॉलेज खत्म हो जाती है, उसके बाद उसको 1-2 साल देते हैं फ्रीडम कि अब तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब तेरे पास 2 साल है, मैं 2 साल कुछ नहीं बोलूंगा, तुझे जो करना है, हाँ, स्टार्टअप करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, ट्रैवल करना है, एक्सप्लोर करना है, कुछ नया सीखना है, यू हैव 2 years, राइट। ये 2 साल में अगर तूने कुछ ढंग की शुरुआत कर दी तो तू वो कर पाएगा। अगर नहीं कुछ हुआ तो बाद में मैं जो कह रहा हूं वो तुझे करना पड़ेगा। एक्सीलेंट। तो ऐसे भी कई पेरेंट्स हैं, तो डिफरेंट काइंड आप नॉलेज लेकर आगे बढ़ सकते हो सर। ओके, नाउ कमिंग टू अदर क्वेश्चन। आपने इंजीनियरिंग किया और अब Yes. मोटिवेशन कर रहे हो, तो बहुत बार ये भी एक सवाल आता है, पढ़ाई कुछ की, ये कर रही है, तो पढ़ाई का क्या मतलब? राइट। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? पढ़ाई में सर ये होता है कि हमें डायरेक्टली कनेक्शन नहीं लगता कि भाई एग्जैक्टली। सिविल इंजीनियर, अब मैं जो पढ़ाई की है मैंने वो कंस्ट्रक्शन की है, अब मैं बच्चे के रिजल्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होते, बट इनडायरेक्टली आप कोई भी कोर्स करें उसका कनेक्शन बन ही जाता है। आप जो प्रेजेंट काम करते हैं उनमें आपको बहुत सारी हेल्प मिल ही जाती है। बराबर। जैसे कैसे सीखना है, लोगों के साथ कैसे काम करना है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, तो ग्रुप में काम करना, तो ये वहां से जो सीखने को मिलता है ये आपके कोई भी प्रोफेशन में काम तो लगता ही है सर। उसके फॉर्मूला काम नहीं लगेंगे, ब्रिक कितनी चाहिए, कंक्रीट कितना चाहिए, वो कैलकुलेशन कोई काम का मेरे आज के टाइम पे नहीं है। प्रोसेस में जो किया वो काम लगेगा। मेन चीज है वो प्रोसेस। आप जो 4 साल जो स्ट्रगल करते हैं वहां छोटी बड़ी आप फेलियर का सामना करते हैं, वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के तौर पे काम लगता है सर। गॉट दैट। सो आप इतने सारे स्टूडेंट से मिलते हो, तो एक जो सबसे मेजर स्ट्रगल बच्चे क्या शेयर करते हैं? मेजर सर, मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रगल तो हर कोई बच्चा करता है, हाँ, लेकिन उसकी हमें दिखती है जिसका रिजल्ट बन जाता है। बराबर है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि टॉप जो रिजल्ट लाया है उससे ज्यादा स्ट्रगल किए, लेकिन रिजल्ट नहीं ला पाया, तो मैं भी उसे नहीं जानता और वो भी शायद मुझे नहीं जानते। तो ज्यादातर जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, और मैंने देखा है वही बच्चे ज्यादातर सफल हुए हैं 90% केस। हाँ, ठीक है। जिसकी स्ट्रगलिंग ज्यादा है, फैमिली की स्ट्रगलिंग ज्यादा हो, जिसके पास गोल सिर्फ नहीं है लेकिन इमोशनल गोल है, वो बच्चे ज्यादा सफल हुए। इमोशनल गोल इन द सेंस? इमोशनल गोल मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट के साथ रूबरू में जब हुआ, 12 कॉमर्स गुजराती मीडियम में पूरे गुजरात में फर्स्ट रैंक लेकर आई लड़की, प्रेरणा नाम की लड़की है, सूरत में है, वराशा विस्तार की है, गुजरात बोर्ड की स्टूडेंट है। जब मैं उसके घर गया, उसके साथ मैंने बात की, तो जस्ट बिफोर बोर्ड एग्जाम इन द फेब 2025 में बोर्ड की एग्जाम थी, तो बिफोर बोर्ड एग्जाम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दिवाली के टाइम पे उसके फादर की डेथ हो गई। अब उसके फादर एज अ सिक्योरिटी अंकल के तौर पे काम करते थे, कोई सोसाइटी में वर्क वो करते थे, और उसकी मम्मा धागे कटिंग का काम करती, साड़ियों में मजदूरी का काम। तो बहुत मिडिल क्लास परिवार से, वो लोअर मिडिल हो गया, मिडिल लोअर हम कह सकते हैं। जब मैंने प्रेरणा से बात की तब उसका ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि प्रेरणा ने कहा मेरे पापा कहते थे कि बेटा हम ना बहुत छोटे लोग हैं, तो छोटे लोग की बेटी का अगर रिजल्ट छोटा निकला तो हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर छोटे लोग की बेटी का रिजल्ट बड़ा निकल गया तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि बेटी फादर नहीं रहे तो कॉलेज तो हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी उसने फोकस करके वो जो प्रिपरेशन की, उसने कहा कि मुझे कैसे भी करके बड़ा रिजल्ट बनाना था, क्योंकि पापा की वो वर्ड मुझे याद है, पापा का ड्रीम मुझे याद था। अब ये गोल नहीं रहा, अभी इमोशनल गोल हो गया, राइट। जैसे हम बारिश में बाहर निकलते तो हम भीग जाते हैं, लेकिन रेनकोट पहन के निकलते तो हम भीगते नहीं है, बारिश एंजॉय भी करते हैं और भीगते भी नहीं। वैसे गोल होते हैं ना, तो कभी ना कभी ब्रेक हो जाते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रगल आई या एटमॉस्फेयर या कोई भी सर्कमस्टेंस हो गए तो हम बिखर जाते हैं, हमारे गोल से डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आपका इमोशनल गोल हो, वो वन काइंड ऑफ रेनकोट की तरह काम करते हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको भटका नहीं सकती। तो मैंने जितने स्टूडेंट के साथ में रूबरू हुआ उसका कोई ना कोई इमोशनल गोल था। किसी को पापा को प्रूव करना था, मम्मा के सेंटेंस को प्रूव करना था, किसी को वो कोई रिलेटिव ने कुछ कह दिया और बताना था कि मैं भी कुछ हूं। ये इमोशनल गोल वाली बात हो गई, एक आतंकवादी सटकली वाला जो एटीट्यूड हो गया ना,
तो इमोशनल गोल वाले बच्चे ज्यादा सफल होते हैं। ये वो टिपिकल जो बोलते हैं ना, पर्पस, वाई ढूंढो, वाई, उसको आपने बहुत एकदम देसी भाषा में समझाया है। गोल और इमोशनल, इमोशनल गोल। वाई जो है वो वन काइंड ऑफ आंसर है इमोशनल गोल ही, इमोशनल गोल का, कि वाई यू वांट टू अचीव दिस टाइप ऑफ गोल। डिफरेंट टेक आई एम गेटिंग। हाँ, नहीं तो Yes. सभी बोलते हैं आपका वाई ढूंढो, वाई ढूंढो, और समझ में नहीं आता है। बट Emotional ये जो आपने समझा उसमें पूरी क्लैरिटी के वाई क्या है समझाया, वही है। यस। सुपर। अभी जैसे नीट में सर ऑल इंडिया में 6 रैंक लेकर आया सूरत का लड़का, मैं जयनील भायनी करके है, मैं उसके साथ मैंने अभी पॉडकास्ट किया है। गुजरात में फर्स्ट रैंक है। अब इस साल नीट का जो पेपर था सबकी हवा निकल गई। नीट 2025 का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। तो इनमें उसका स्कोर था 680 आउट ऑफ 720, मतलब इट्स रिमार्केबल स्कोर, क्योंकि ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक है उसका 686 है। हाँ, ज्यादा गैप नहीं, 6 मार्क्स और का 6th रैंक है, वो भी तो बड़ा ही हो गया, वो भी बड़ा ही हो गया। तो मैंने उसके साथ जब बात की तब वहां से इमोशनल गोल ये निकल के आया कि उसके दादाजी का सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि उसकी पीढ़ियों में कोई डॉक्टर नहीं था। ये जैनिल पहली शुरुआत कर सकता था, ऐसे दादाजी को लगता था। अब बिफोर 2 ईयर उसके दादाजी की डेथ हो गई, लेकिन उसके माइंड में एक ही था कि दादा का सपना मुझे कंप्लीट करना है। जब वो रिजल्ट आया तब दादी के साथ वो जब शेयर किया, तब उसने इंटरव्यू में भी कहा कि दादी भी बहुत रोने लगी, भावुक हो गई कि यार तेरे दादा होते तो कितने खुश होते। तो जेनिल ने कहा कि दादा नहीं है, वो हमें भी दर्द है, दुख है, लेकिन दादा के कारण ही मैंने ये रिजल्ट लाया है। राइट, तो ये इमोशनल गोल हो गया। अब चाहे कितने भी आप सुबह ठंडी हो, इसको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कितनी भी बढ़िया सीरीज आ जाए, सीरियल आ जाए, एपिसोड आ जाए, फ्रेंड सर्कल आ जाए, उसको हिला नहीं सकते। इंस्टाग्राम की कोई भी रील आ जाए, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आ जाए, कोई भी गर्लफ्रेंड का टॉपिक आ जाए, उसको नहीं ला सकते, क्योंकि उससे बहुत ऊपर का उसका गोल है। तो बच्चों को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गोल रखे, लेकिन उसके साथ इमोशनल गोल रखे, और रेनकोट की तरह काम करेगा, आपको भीगने नहीं देगा। अब इमोशनल गोल में 2 अलग अलग एस्पेक्ट आती है। यस, एक जो एक हायर लेवल पे कहा जाता है कि वो किसी का मतलब प्रूव करने के लिए नहीं होना चाहिए, राइट। जबकि स्टूडेंट्स में हम देखते हैं किसी ने कुछ सुना तो उसको प्रूव करने के लिए भी किया जाता है। यस, सो वो राइट है, रॉन्ग है, क्योंकि एक ज्ञान ये कहते हैं प्रूव करने के लिए नहीं हो, जो अपनी आत्मा के लिए होना चाहिए। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? इन द एज ऑफ स्टूडेंट, जब स्टूडेंट की बात हो तो कोई भी वो इमोशनल गोल जहां से आपको किक मिलती है। अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर एक टॉपिक हम देखने जाए तो, कि अगर कोई बच्चा ठान लेता है कि मेरे चाचा ने कहा है ना तेरे से कुछ नहीं होगा, बस अब मुझे करके दिखाना। हाँ, और करके दिखाने वाले में होते करके हैं। दिखाने वाली बात हुई चाचा। अब अगर ये एटीट्यूड से भी देश को एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है तो क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है, राइट? उसकी एक लेवल की मैच्योरिटी पे वो खुद समझ जाएगा कि मुझे बनना था कुछ करने के लिए, चाचा को दिखाने के लिए नहीं। तो एक टाइम पे वो, जैसे आपका शर्ट अगर खराब हुआ तो वो आप चेंज कर सकते हैं कभी भी, आप तो खराब नहीं हुए ना। शर्ट से मुझे सर्फ एक्सेल याद आ रहा है, दाग लग के कुछ अच्छा हो रहा है तो दाग अच्छे हैं, तो दाग अच्छे हैं, तो ये एटीट्यूड अच्छा है। और इस दुनिया में दिखाने के तौर पे काम करने से बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम कर दिया। एक लेवल पे मैच्योरिटी पे वो समझ जाएगी कि दैट वाज माय मिस्टेक, बट बन तो जाएगा एक अच्छा। एक दूसरे में बहुत सारे मिथ की बातें कर रहा हूँ। श्योर कि ये मोटिवेशनल सब बकवास है, ये तो हवा भरते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन मुझे पता है आपने लाखों बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ काम किया और मोटिवेशनल के तौर पे ही काम किया, राइट। सो कोई ऐसी स्टोरी जिससे बच्चे की, पेरेंट्स की लाइफ चेंज हुई जो आपके एकदम दिल के करीब हो? राइट, ऐसे बहुत सारे सर एग्जाम्पल हैं, 100% होंगे। यस, और मेन चीज ये है कि आप कभी किसी को मोटिवेट कर ही नहीं सकते, चाहे एज अ टीचर या एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप मोटिवेट होने के लिए उसे इंस्पायर कर सकते हैं, राइट? आप समझिए, जैसे कि मेरे कोई भी सेंटेंस से, अब मैं तो बोलता हूं मेरे वीडियो के लाखों में व्यूज जब आते हैं तो क्या लाखों लोग मोटिवेट हो गए? नहीं, इनमें से हो सकता है एक आध ही मोटिवेट हुआ। हाँ, तो वो क्यों मोटिवेट हुआ? क्योंकि उसके अंदर भी वो पावर था। जब मेरे सेंटेंस ने वो पावर जगाने का काम किया, क्लिक कर जाता, ट्रिगर कर जाता है, टच कर जाता है, राइट? तो कोई बंदा किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता तब तक जब तक वो होना ना चाहे। तो जो मोटिवेट होने के लिए मोटिवेशन सुनते हैं वही मोटिवेट होते हैं। क्या, राइट? तो कोई भी सेंटेंस, वरना तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जितनी बात की उतनी कभी कभार दुर्योधन से भी की। हाँ बराबर है, हाँ कर्ण ने भी की, बराबर है, और कर्ण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया। तो दुर्योधन को क्यों मामा शकुनी की बात समझ में आती थी? क्योंकि वहां उसका ट्यूनिंग बनता था, क्योंकि उसके अंदर वही था, इसलिए उसकी बात वो टच हो जाती थी। कृष्ण वाली बात जो बहुत अच्छी तरीके से थी, लेकिन उसके अंदर वो था ही नहीं, तो टच ही नहीं होता था। तो मैं चाहे कितना भी मोटिवेट करूं, या हमारे फील्ड के बहुत सारे लेजेंड पर्सनालिटी बहुत कितने भी मोटिवेट करे, वो सामने वाला तब तक नहीं होगा जब तक उसे होना नहीं है।
तो कोई भी बंदा किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकता, जस्ट मोटिवेट होने के लिए वो इंस्पायर कर सकता है। और मेरा मोटिवेशन शाम को खत्म हो जाएगा, एक बार अंदर से वो बैटरी चार्ज हो गई तो वो परमानेंट चलेगी। लेकिन अंदर से चार्ज होने के लिए, जैसे आपका लैपटॉप चार्ज करने के लिए आपको प्लग की जरूरत है, तो हमारा काम वो प्लग की तरह है कि आपको एक बार चार्ज कर दिया, बाकी काम तो आपको ही करना है, आपको ही करना, आपको ही गुड। लेकिन वो बहुत सारी बातें जो क्लिक कर जाती है, वो उसकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। और जैसे आपने कहा कोई इंसिडेंस, तो एक बार ऐसे हुआ सर कि मैं ऑनलाइन कोविड के टाइम में एक जीपीएससी क्लास 1 जो जीपीएससी 1-2 की एग्जाम होती है, तो मैं इंटरव्यू ले रहा था कि मुझे तो पता नहीं था, वो एग्जाम क्रैक करके आए, तो मैंने कहीं से कांटेक्ट किया और मैं उसे ऐसे ही सवाल कर रहा था। तो आपने जैसे मुझे सवाल पूछा, वैसे मैंने उसको एक सवाल पूछा कि आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था। तो तब उसने एक बात शेयर की कि मैंने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन बंद कर दी थी। जीपीएससी में फेलियर मिलने के बाद मैंने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन बंद कर दी थी, लेकिन उसके बाद आपका एक छोटा सा वीडियो मेरे पास आया और ये वीडियो से मुझे पता लगा कि नहीं यार, एक ट्राई फिर भी अभी करनी बनती है। और मैंने वो ट्राई की और ये ट्राई में मैं सफल हो गया। तो मुझे तो पता नहीं था कि मेरी बात से उसने प्रिपरेशन शुरू की, लेकिन उसके अंदर इतनी आग थी कि मेरी वो बात चिंगारी की तरह, उस मोमेंट वो क्लिक कर गया, मोमेंट क्लिक कर दिया और देश को एक अच्छा क्लास 1 अधिकारी मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं सर। जैसे मैं डांग में जाकर एक स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू लिया, अविराज चौधरी, इन द ईयर 2019। तो डांग में थोरपाड़ा करके गांव है, जो डांग का एकदम लास्ट का बॉर्डर का गांव है। तो जब मैंने उसके घर जाकर इंटरव्यू लिया और ये इंटरव्यू मैंने रखा यूट्यूब पे, अविराज चौधरी वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने डांग से आईआईटी दिल्ली की सफर की। वो ओहो, डांग से आईआईटी दिल्ली पहुंचने वाला पहला लड़का था वो। तो मैंने वहां घर जाके इंटरव्यू किया। जब उसके पेरेंट्स के साथ बात की तो उसकी जो सिचुएशन थी सर, उसकी मम्मी ने कहा कि मैं जितने भी घर में फैमिली मेंबर है उसको मैं सुबह पूछती हूँ कि आज आपको दोपहर को खाना खाना है कि रात को खाना, मतलब एक टाइम ही खाने की, एक ही टाइम खाने, इन द ईयर 2019। और तब उसके घर पे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम आती थी, लेकिन फिर भी इसने मेहनत करके, अविराज चौधरी ने, ये आईआईटी दिल्ली तक पहुंचा। तो कभी कभार मैं मोटिवेट खुद हो जाता हूँ सामने वाले की स्टोरी से। तो बात कुछ ये बन गई है सर कि मैं लोगों को मोटिवेशन देने के लिए किसी को रूबरू नहीं होता, मैं खुद मोटिवेट होने के लिए इंटरव्यू ले रहा हूं। एग्जैक्टली, क्योंकि इतनी कहानियां मुझे इंस्पायर करती है। मुझे लगता है कि यार ये सिचुएशन में अगर अविराज ये कर सकता है तो वो लेवल पे तो हमने कुछ नहीं किया। वो सर अविराज चौधरी की कहानी थी कि जब आईआईटी दिल्ली में वेकेशन होते हैं 1 महीने के, जब वो छुट्टियों का टाइम होता है, तो मेरी बीच में भी अविराज के साथ बात होती रहती थी। जब मुझे वो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी लगी, तो ड्यूरिंग इंजीनियरिंग जब मैं बात करता था तो कभी कभार छुट्टी के टाइम पे मैं पूछता अविराज कहाँ है, तो उसने कहा दिल्ली आईआईटी। तो मैंने कहा अभी तो छुट्टियों का टाइम है। तो सर वो 1 महीने की छुट्टी हो तो घर इसलिए नहीं आता था क्योंकि घर आने में जो ट्रेन की टिकट लगती है और वापस जाने की जो ट्रेन की टिकट लगती है उसके पैसे ही नहीं है, तो आए कैसे और जाए कैसे। तो बंदा वहीं रहने का पसंद कर रहा था। तो इतने सारे एग्जाम्पल है सर कि आजकल बच्चे जो छोटी छोटी कंप्लेन करते हैं, या रूम में एसी नहीं चल रहा, या तो ये नहीं है, पापा ने आईफोन बर्थडे पे नहीं दिया, तो जब हमें ये रियलाइज होता है कि दुनिया में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके बर्थडे पे पापा ही नहीं है। आपके तो पापा है और आईफोन नहीं दे रहे, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसके पापा ही नहीं है और उसका वो रिग्रेट है कि आज मेरे पास, मेरे साथ मेरे पापा। और सबसे डेंजरस कि दो टाइम में से कब खाना, एक टाइम में खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है, फिर भी अविराज वो वेरी हैप्पी। जब भी आप उसे, जब भी मैंने बात की, वो बहुत हैप्पी था सर। और आज आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन उसकी सोच इतनी बड़ी थी। मैंने कहा तू कैंपस प्लेसमेंट में बेटा, वो बोले वो 20-30 लाख की जॉब कौन करे, मैं तो कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो मुझे टीचिंग फील्ड में आना है, राइट। और मेरे जैसे बहुत सारे अविराज को ढूंढना है और बहुत सारे अविराज को आईआईटी तक पहुंचना है। तो अब ये इसका जो गोल है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता, तो ये सारी सर ऐसी बात है। तो हम कहीं ना कहीं निमित्त होते हैं, हमारी बातें कभी ना कभी निमित्त होती हैं, तो बच्चे आगे निकल जाते हैं। मेहनत तो उसकी खुद की है। अब अविराज ने मेहनत की, उसकी 10% भी मैंने नहीं की, बराबर है, राइट। तो ये चीज है, सिर्फ कहानी वो मुझे क्लिक हुई तो मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंची और बहुत सारी बातें ट्रिगर हो गई। और जैसे सूरत में एक है योगा गर्ल करके सर, अनवी झांझरू क्या करके, राइट। जब मैंने अनवी का इंटरव्यू लिया, अब देखिए कितनी बातें कनेक्ट होती है। अनवी का मैंने इंटरव्यू लिया, मेरी यूट्यूब चैनल पे इतने खास व्यू नहीं आए, लेकिन एक वैभव भाई करके है सौराष्ट्र में तालाला में, जो बीजेपी के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता थे, वो मेरे साथ कनेक्ट काफी टाइम से है। तो उसने मेरी चैनल पे वो इंटरव्यू देखा और उससे बात क्लिक हुई कि यार ये लड़की तो बहुत आगे तक जानी चाहिए और उसकी बात पता लगनी चाहिए। तो उसके बीजेपी में थोड़े कनेक्शन थे, उसने सीएम साहब तक बात पहुंचाई, गवर्नर तक बात पहुंचाई, तो उसे वहां इनविटेशन मिला। अनवी और अनवी के फादर को, झांझरू का फैमिली, हमारे उसके फादर एक्स-डीओ रह चुके सूरत के, तो वहां तक सर वो बात पहुंची सीएम साहब तक। सीएम सर को बहुत पसंद आई, तो उसने वो पीएमओ तक फाइल पहुंचाई। क्या बात,
राइट। और मोदी सर ने पर्सनली टाइम दिया, 15-20 मिनट अनवी ने उसके सामने योगा किया, और ये बात मोदी सर को इतनी पसंद आई कि हाउ इट इज पॉसिबल। रबर गर्ल के नाम से आज हम उसे जानते हैं। तो मन की बात में मोदी सर ने अनवी की बात की। क्या बात। अब 2000-3000 व्यूज आए मेरी चैनल पे। हाँ, मतलब कहाँ से इतना कनेक्शन होता है। तो मैं ये पूरी बात में एक छोटा सा तिनका बन पाया, निमित्त बन पाया। तो मुझे वो बात इतनी खुशी देती है कि यार इतना बड़ा काम करने में मैं निमित्त बना थोड़ा बहुत। अब मेहनत तो उसकी और पापा की थी, योगा तो पहले से भी कर रही थी। तो ये बहुत सारी सर ऐसी स्टोरियां होती है जिनमें हम खुद भी खुश होते हैं, खुद भी मोटिवेट होते हैं, खुद भी सीखते हैं, और किसी को सिखाने में निमित्त भी बनते हैं। और क्लियर बोलो, मैं भी जैसे लगभग 35-40 पॉडकास्ट कर चुका हूँ। यस। और मैं लिटरल बोलूँ ना, मुझे पता नहीं व्यूअर्स कितना इसमें सीखते हैं। राइट। मैं हर पॉडकास्ट हर सीख रहा हूँ, ग्रो Exactly. कर रहा हूँ, नई नई चीजें मेरे पास आती है। Yes. हाउ टू लिव विद दैट। यस। गुड। आपने बीच में कोविड की बात ली, कोविड से थोड़ा एडवांस 2013 में आपने शुरू किया। यस। तो इनिशियली क्या स्ट्रगल थी? तो उतना मोटिवेशनल स्पीकिंग था नहीं, यस। प्लस गुजराती में था नहीं, तो वो शुरू किया। तो इनिशियली क्या स्ट्रगल रही? इनमें सर मुद्दा ये बना था कि स्टार्टिंग ऑफ माय इंजीनियरिंग इन द ईयर 2011, जब मेरा इंजीनियरिंग शुरू हुआ, आई जस्ट कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड इन द ईयर 2010, 12 साइंस ए ग्रुप जब मैंने कंप्लीट किया। तो अहमदाबाद में वो क्या होते हैं, MLM कंपनियां सब होती है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, वो तो जोश भर देती है। यस, जोश भर देती है। मीटिंग मैंने बहुत पहले अटेंड की हुई है। हर किसी के लाइफ में MLM कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच हुआ ही होता है। या तो वो कोई प्रोग्राम में गए, या तो वो खुद MLM की चेन में आ चुके होते हैं। तो वो लोग एक साइकिल चलाते थे कि भाई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को टारगेट करें। और ज्यादातर गुजराती बच्चे ना सर, वो कमाने की उसे एक ज्यादा उम्मीद होती है 12th के बाद कि मैं अपना खुद का खर्चा खुद निकालूंगा, राइट। और हमारी सिचुएशन भी मिडिल क्लास से ऐसी होती कि यार फैमिली से घर से न मंगवाए। तो 2011, इन द ईयर 2011, एक MLM कंपनी थी, उसने मुझे अप्रोच किया, और मुझे लगा कि यार यहाँ तो अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो मैंने वो MLM कंपनी ज्वाइन कर ली। तो सोचा शुरुआत में ये कि कॉलेज के साइड में ये MLM भी करेंगे, और समझाते भी ऐसे ही कि 2-3 घंटा आपको काम करना है और आप ऑलमोस्ट मुकेश अंबानी की बाजू में आ जाएगी। तो ठीक है, वो अपने हिसाब से सही भी है। लेकिन मुझे जिसने समझाया था उसने इस तरीके से समझाया था। MLM तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, लेकिन किसी का समझाने का तरीका अलग होता है। तो मुझे वो बात ट्रिक कर गई कि यार यहाँ आपने अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो धीरे धीरे सर मैंने वो काम करना शुरू किया। अब पहले से मेरा एक नेचर रहा है कि जो भी करे ना उसको थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से करे। जिस काम में मैं पढ़ता हूँ उसको मैं डेप्थ से करूँ, जितना मेरे से हो सकता है। वो ओरिजिनलिटी डेप्थ ना हो, लेकिन मेरी वो डेप्थ होती है। ठीक है। तो मैंने वो करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे सर इनमें अच्छा ग्रुप बनना शुरू हो गया। और वहां से ना वो हर संडे प्रोग्राम होते हैं, तो थोड़ी बहुत लीडरशिप लेना मैंने शुरू कर दिया। तो स्टेज फियर वहां से रिमूव होना शुरू हो गया। अब देखिए ऊपर वाला कितने संजोग बनाता है, वो हमें बाद में कई सालों बाद जब हम बैक देखते तब पता लगता है कि वाह, व्हाट कनेक्ट द डॉट्स। तो वहां से पब्लिक स्पीकिंग, मैंने आज तक जिंदगी में कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स नहीं किया, लेकिन वहां से वो थोड़ी शार्पनेस आना शुरू होगी। और वो तो मोटिवेट ही करते, यस यू कैन डू इट, कर सकते हैं। तो मोटिवेशन सुनना और मोटिवेशन देना वहां से शुरू हो गया। लेकिन हुआ ये कि 3 साल में मैंने इतना काम कर दिया सर, तो मेरे नीचे अच्छा खासा स्टूडेंट का ग्रुप बन गया था। तो वो टाइम पे मैं वीक के 40,000 रुपए कमाने लगा था। इन द ईयर 2012-13 ड्यूरिंग अ कॉलेज। और एक मिडिल क्लास का लड़का। और वो टाइम में करिश्मा ZMR बाइक में रखता था, जब हीरो होंडा साथ में जब था, और उसकी ऊपर की कोई बाइक हीरो के पास नहीं थी। तो करिश्मा ZMR 1.25 लाख की बाइक में रख रहा था। हफ्ते के 40,000 मतलब महीने के 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। और वो टाइम में हमारी LD इंजीनियरिंग कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज थी, वहां प्लेसमेंट लगते थे लोगों के 1.5 लाख के सालाना। तो मैं ये देखता था कि ये कितने गधे, कितने बेवकूफ है, जो वो साल के कमा रहे हैं, वो तो मैं अभी ड्यूरिंग इंजीनियरिंग में महीने का कमा रहा हूँ। तो अपने एटीट्यूड एक लेवल का ही होता है, और वो एक यंग एज का भी जोश रहता है। तो हुआ धीरे धीरे ये सर कि कॉलेज साइड हो गई और ये कंपनी मैन हो गई। कॉन्सेप्ट शुरू ये हुआ था कि कॉलेज के साथ ये साइड में, लेकिन पूरा पिक्चर उल्टा हो गया। अब 2013 की बात जब आई सर, तब कॉलेज में बैकलॉग, अब आप ऐसे कॉलेज करेंगे तो बैकलॉग आएगी। तो मेरी टोटल 18 बैकलॉग और एटीकेटी इकट्ठा हो गई। और एज पर GTU रूल्स हम D10 होते थे वो टाइम पे, कि इतनी अगर आपके पास केटी है तो आप 3rd ईयर में नहीं जा सकते। तो इन द ईयर 2nd ईयर, इन द ईयर 2013 मैं D10 हो गया कॉलेज। तो मैं तो खुश हो गया कि चलो 1 साल कॉलेज ही नहीं जाना है, तो 1 साल ये कंपनी में इतना काम कर लेंगे तो वहां कुछ कमा लेंगे। अब संजोग से ऐसा हुआ सर कि 2013 में वो कंपनी भी बंद हो गई। यहाँ कॉलेज से मैं D10 हो गया, और वो दिल्ली की कंपनी थी तो कंपनी भी बंद हो गई। तो मैं तो बिल्कुल फ्री हो गया। तो मैं घर आया,
अब तब तो बहुत रिग्रेट होता है कि यार ये गलती हो गई, इसलिए मैं डिटेल में कह रहा हूँ ताकि कोई बच्चे ये गलती ना करे। बराबर बराबर है। ये मेरी जो गलती थी वो आप ना करें बिल्कुल। कमाने की इतनी चाह में पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब मत करें। अब मेरी तो हो गई थी, वो टाइम पे समझने की बात नहीं थी कुछ। तो सूरत आया तो मैंने सर ये सोचा कि ऑलवेज मैं एक चीज सोचता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं, क्या हुआ छोड़ दो, क्या कर सकते हैं, मेरा पहले से एक एटीट्यूड रहा है। तो मैंने सोचा हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे आइडिया है कि यार मोटिवेट करना तो मुझे आता है। हाँ, वो जब तो सीख लिया। वो तो सीख लिया था, स्टेज फियर तो था। तो सूरत में तब फुल डे स्कूल का एक कॉन्सेप्ट बना था, नया नया वराछा साइड ये कॉन्सेप्ट ज्यादा तब इन द ईयर 2013 में कॉन्सेप्ट बूम कर रहा था। तो सूरत में एक स्कूल थी, वहां मैं गया, उससे प्रिंसिपल से मैं मिला कि मैं आपके बच्चे को मोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं उसे, क्योंकि 10th और 12th में मेरा रिजल्ट अच्छा था, कॉलेज बिगड़ी थी, तो 12th में कैसे प्रिपरेशन करते वो मैं आपके बच्चे को सिखाना चाहता हूँ। तो सर ने कहा कि मेरे पास 11-12 क्लास है, आप जब भी फ्री हो तब आ जाओ। मुझे तो कुछ लेना नहीं था, मुझे तो सिर्फ देना था, बराबर। टाइम पास ही करना था, क्योंकि घर पे बैठे बोर हो रहे थे। एग्जाम तो, कॉलेज तो मेरी 1 साल बाद शुरू होगी। तो वहां मैंने क्लास में स्पीच देना शुरू किया फरवरी महीने, फेब के 2013 फेब, जस्ट बिफोर बोर्ड एग्जाम, मार्च में तब बोर्ड की एग्जाम आती थी। तो वहां से मेरी सफर की शुरुआत हुई सब। और धीरे धीरे मुझे पता लगा कि यार मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसको मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये काम करने के पैसे मिलते हैं। तो धीरे 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 मैंने ये कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। जब स्कूल में मैं बात करता था तो मैंने कहा यार फ्री में मैं नहीं करूंगा, पर कोई फीस भी नहीं है, आप प्रोग्राम करवाइए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप मुझे देना, फ्री नहीं है, आपको कुछ कवर देना पड़ेगा। बराबर। तो वहां से शुरुआत की, बाद में चार्ज बढ़ाते बढ़ाते ऐसे करते करते 12 साल की ये सफर हुई। तो शुरुआत में थोड़ी बहुत ये स्ट्रगल रही, बट पब्लिक स्पीकिंग मुझे आती थी, स्टेज फियर बिल्कुल नहीं था, तो इतनी खास स्ट्रगल नहीं हुई, क्योंकि ये फील्ड में ये दो चीज होती है, स्टेज फियर रिमूव करना, तो वो मेरा ये एमएलएम से हो गया था सर। क्या बात। तो उधर कहाँ से मैं यही कह रहा हूँ। अब ये सिग्नल की बात आई सर, तो सिविल इंजीनियरिंग में मैं गया तो वहां सिग्नल मिल गए। अब उसके पहले भी मैंने डीडीआईटी में एडमिशन लिया था सर। डीडीआईटी, एक बच्चे का ड्रीम होता है कि मुझे डीडीआईटी धर्म सिद्ध देसाई इंस्टीट्यूट वहां जाना है, और वहां मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में लिया था एडमिशन, क्योंकि उसका केमिकल आज भी इतना फेमस है। तो पहले पहले वीक में जब कॉलेज शुरू हुई तो सब बच्चे को इकट्ठा बिठाते हैं डीडीआईटी में, और वहां कॉमनली टीचर पढ़ाते हैं। अब उसकी सिस्टम वो टाइम पे ऐसी थी, शायद अभी भी होगी, कि जितना हम पढ़ाते उतना आपको घर पे 2 बार लिख के आना है। ओहो, राइट। अब हमने सोचा, मैंने 12th गवर्नमेंट स्कूल से किया था, वल्लभ विद्यानगर से, तो हमारा मन होता था तब 12th में स्कूल जाते थे। अब ये वाले एटीट्यूड वाले बच्चे जब कंपलसरी कॉलेज आना और 2 बार लिखना, तो मैंने सोचा ये अपने को नहीं जमेगा। सिर्फ ये एक रीजन की वजह से सर छोड़ दिया उसको। मैंने सोचा कहीं से भी कोई भी कॉलेज मिले, तो रीसप्लिंग का लास्ट राउंड जीटीयू का था, जो भी कॉलेज मिले, जो भी सीट मिले, डीडीआईटी मुझे छोड़ना है। तो इनमें एक सीट बाकी थी सिविल इंजीनियरिंग की, एलडी इंजीनियरिंग में, और ओबीसी का बेनिफिट मुझे मिल रहा था, तो वहां लग गई, इसलिए मैं अहमदाबाद गया। अब गया तो एमएलएम आई तो फेल हुआ। पीछे मुड़ के देखते हो सारे कनेक्ट हो जाते। आज ये 12 साल हो गए। अब मुझे लग रहा है अगर मेरा पढ़ने का एटीट्यूड होता तो मैं डीडीआईटी छोड़ता ही नहीं, तो शायद मैं कुछ और होता। बराबर। तो ये चीज है सर। तो व्हाटएवर हैपेंस हैपन फॉर बेस्ट। इस पूरी कहानी में Yes. व्हाट वाज पेरेंट्स रोल एंड एटीट्यूड, क्या क्या चलता था? क्योंकि अच्छी कॉलेज में जाके वहां से आप ड्रॉप आउट हुए, राइट, एलडी में गए, फिर 3rd ईयर में आप डिटेन हो गए, तो ये सब जो पेरेंट्स का क्या रवैया रहता था? मेरे पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों में से कोई पढ़े लिखे है नहीं सर। उसने मतलब तीसरी चौथी क्लास भी नहीं की है, तो उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ये क्या हो। उसे ये पता है कि ये कुछ कर रहा है, पर एक चीज है कि उसका पहले से ये मेरे पे ट्रस्ट है कि ये जो भी करेगा वो सही करेगा, जो भी करेगा अपने दम से करेगा, और उसने फ्रीडम ही थी ना। तो तब उसने कुछ पूछा ना, तो आज वो पूछ रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, सुबह निकल रहा है तो तू कहाँ जा रहा है, रात को 2 बज गए तो तू कहाँ से आ, कुछ नहीं। उसे पता है कि ये, क्योंकि उसकी इनडायरेक्टली जो परवरिश है उनमें ये कॉन्फिडेंस है कि ये कुछ ढंग का करेगा और कुछ अपने हिसाब से कर लेगा। तो उसका कोई रोल, ये जब सिचुएशन हुई तब ज्यादातर पेरेंट्स का जो होता है वो डांटते, ये कर दिया वो कर दिया, पढ़ने पे ध्यान दे, ऐसा उसने कभी कहा नहीं। सिर्फ एक चीज कही कि जो भी करना है वो तुझे करना है, अब तू देख ले कि कैसे करना है। तो एक फ्रीडम दी ताकि ये कुछ हो पाए सर। क्वेश्चन में जो समझ में आता है, राइट, ट्रस्ट जो मुझे सुनाई दे रहा है कि यस, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट। तो शायद उस टाइम पता नहीं, अगर बैकग्राउंड में अगर आपको अभी मैं थोड़ा देखने की बात करूं, राइट, तो ट्रस्ट बिल्ड करने में आपका क्या रोल रहा, पेरेंट्स का क्या रोल रहा? क्योंकि मुझे बहुत बड़ा गैप दिखता है बच्चों के साथ। यस, बच्चों पे पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं होता और पेरेंट्स को बच्चे उल्टा है, दोनों तरफ है। दोनों तरफ। तो ट्रस्ट का रूट क्या दिखता है आपको? ट्रस्ट में सर बैक टू बैक जब कोई इंसिडेंट्स बनते हैं या इवेंट बनती है तब किसी को ट्रस्ट आता है।
जैसे कि कोई एक ऑफिस पे कोई एक बंदा, ऑफिस का टाइम है 9 बजे का, और वो बंदा 9 डॉट को वहां प्रेजेंट होता है, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे बार बार वो इंसिडेंट्स बनते हैं। तब जाकर वो बॉस को ट्रस्ट आ जाता है कि ये बंदा आज लेट आया है तो कोई ढंग का रीजन होगा। हाँ, अब ये ट्रस्ट के पीछे की वजह है कि कंटिन्यूअस वो हिटिंग हुआ है। वैसे पेरेंट्स को बच्चे पे तब ट्रस्ट आता है जब बच्चा कंटिन्यूअसली कुछ पॉजिटिव हिटिंग करे। सुपर। तब जाकर पेरेंट्स ये कन्विंस हो जाएंगे, जब आप एक दिन नहीं कर पाएंगे तब, कि तेरा कोई फॉल्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ और वजह रही होगी जब तू नहीं कर पाए। और होता उल्टा है। यस। और वही तरीके से जब पेरेंट्स बच्चे को बार बार वो हिट करते हैं, राइट, जैसे कि कोई बच्चे ने कुछ 10 चीजें आपसे मांगी और उनमें से 8 चीजें आपने दे दी उसे, और 2 चीज जब आप नहीं दे पाए, तब वो बच्चा समझ जाएगा कि पापा ने क्यों नहीं दिया। लेकिन हम उल्टा करते हैं, 2 ही चीज देते, 8 नहीं देते, तो कभी नहीं वो ट्रस्ट फैक्टर में आएगा, राइट। तो ये चीज है, ये कंटिन्यूअस इंसिडेंस से और कंटिन्यूअस एक्टिविटी से ये बनता है। आप अपने आप को कितनी बार प्रूव करते हैं, तब जाकर कुछ बात बनती है, और तब जाकर सामने वाले को ट्रस्ट आता है। बिजनेस में भी ये है, जॉब में भी ये है, घर पे भी ये है, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी यही चीज है। और एक जो आपकी बात से दिख रहा है, ये रियलिटी है। रियलिटी कोई ओवरनाइट का प्रोसेस नहीं है। Yes. रोज करते 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 वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक्सीलेंट, वेरी 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 प्रोफाउंड। राइट। जैसे रतन टाटा के ऊपर हम रूबरू नहीं मिले, लेकिन रतन टाटा के ऊपर जब टाटा जी थे तब तक हमें ट्रस्ट था। अब क्यों ट्रस्ट था? क्योंकि उसने एवरी सिचुएशन में वो अपने आप को प्रूव किया कि आई एम हियर। दैट्स व्हाई हम उसका नमक जो है ना, उनमें भी ट्रस्ट रखते कि नहीं, टाटा का नमक। सो आपको यूथ आइकॉन अवार्ड मिला है। Yes. तो उससे आपको प्रोफेशनली पर्सनली क्या इम्पैक्ट किया? राइट। अवार्ड सर, ये जो दुनिया है, वो दुनिया को अवार्ड चाहिए। ज्यादातर हमारी प्रोफाइल में अवार्ड हो या ना हो, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ना तो लेने वाले को ना तो देने वाले को। जैसे कोई सुपरस्टार कोई फिल्म फेयर अवार्ड ले लेता है, तो देने वाले को भी फर्क नहीं पड़ता, लेने वाले को भी नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया ऑब्जर्व करती है कि यार इसको फिल्म फेयर मिला है, इससे उसको 2 मूवी ज्यादा मिलती है। हालांकि फिल्म फेयर मिलने से उसकी एक्टिंग में कोई इतना बदलाव नहीं आया। तो वो लेने वाले को भी पता है कि फिल्म फेयर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फिल्म फेयर से मुझे 5 मूवी मिल जाएगी, राइट। तो ये मैं आपको अगर मेरी बात से बताऊं, जब यूथ आइकॉन अवार्ड मिला तो उससे, क्योंकि लोगों को ये अवार्ड चाहिए, लोगों को ये प्रोफाइल चाहिए, तो इसलिए लोगों को किया यूथ आइकॉन अवार्ड मिला। अब हो सकता है कि इनमें से कई अप्लाई करे तो उसे भी मिल जाए। अवार्ड की तो बात यह है सर कि आप अप्लाई करते हैं तो मिल जाते हैं। और बहुत सारे पेड अवार्ड्स भी है, और 99% पेड अवार्ड है, राइट। तो अवार्ड तो क्या है, हम दोनों ने मिला के कंपनी बना दी और तीसरे को अवार्ड दे दिया, तो तीसरा बोलेगा कि मुझे ये अवार्ड मिला, लेकिन ये कोई नहीं पूछ रहा किसने दिया और कौन से काम से दिया। तो ज्यादातर अवार्ड इतना प्रोफाइल में मैटर नहीं करता, लेकिन सुनने वाले को मैटर करता, राइट। जैसे मैं आज अक्षय कुमार को रूबरू मिलूं, तो अक्षय कुमार को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन जो लोग देख रहे उसे बहुत पड़ेगा कि यार ये अक्षय कुमार को मिल रहा है। तो ये सर चीज है, लोगों को फर्क पड़ता है, और लोगों का ये माइंडसेट है कि अवार्ड मिला है तो कुछ बंदा खास होगा, राइट। इसलिए लोग अवार्ड के पीछे भागते हैं। पर ऐसे बहुत सारे आमिर खान जैसे लोग भी है जिसको अवार्ड की कोई पड़ी नहीं, और फिर भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी देते रहे। एक मूवी का पर्पस है। अभी जो सितारे जमीन पर आई वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्पस है, अपनी दुनिया में मस्त है। तो ये है गॉड दैट। एक वर्ड मैंने बहुत आज सुना, सेल्फ डिस्कवरी। यस। सो सेल्फ डिस्कवरी आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, प्लस स्टूडेंट्स को इसका कैसे फायदा मिले, वो कैसे हो सकता है? राइट। सेल्फ डिस्कवरी में सर ये है कि अपने आप को खोजना, क्योंकि आप दुनिया से जितना नहीं सीख पाओगे उतना अपने आप से आप सीख पाओगे। तो अपने आप को ढूंढने में क्या होता है, 2 चीज होती है कि आपको अपनी माइनस पॉइंट भी दिखते हैं, क्योंकि जब आप अपने माइनस को खुद प्लस नहीं करोगे, और वो प्लस तभी होगे जब आप खुद ढूंढोगे। अगर आप मुझे 3 कमियां मेरी दिखाओगे तो मैं सुन लूंगा, और कई होगे जो सुन नहीं पाएंगे, वो सामने आपको बोल देंगे कि उसके आर्गुमेंट देने लगेंगे, तो उससे मेरा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जब मैं खुद अपनी 3 गलतियां रियलाइज करूंगा और उसको मैं प्लस की ओर ले जाऊंगा, तब मेरी कुछ बात बनेगी। तो ये सेल्फ डिस्कवरी से ये होता है, और मैं एवरी स्टूडेंट को ये कहता हूं कि आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कीजिए। अब स्टूडेंट मुझे ज्यादा पूछते हैं कि सर अर्ली मॉर्निंग रीडिंग करें या लेट नाइट रीडिंग करें। अब मैं 500 से ज्यादा बच्चे से, टॉपर बच्चे से मिल चुका हूं। इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेट नाइट पढ़ते थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मॉर्निंग पढ़ते थे। अब कईयों को तो मैं ऐसे मिला, ना तो मॉर्निंग पढ़ते थे ना तो दिन में पढ़ते थे, लेकिन तीनों में कॉमन ये था कि वो पढ़ते थे। वेरी 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 राइट। तो पढ़ना जरूरी है। कब पढ़ना, वो आपकी खुद की सेल्फ डिस्कवरी कि मुझे कब, लेकिन पढ़ना जरूरी है। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आपको पता ही नहीं चलता, सुबह पढ़े, रात को पढ़े या दोपहर को पढ़े, तो आइडियली लोग ये कह रहे हैं कि सुबह पढ़े, तो आप उसको मान लीजिए।
जब आपको ये पता लग जाए कि मुझे सुबह नहीं, मुझे तो इवनिंग जाता है, तब इवनिंग शुरू कर दीजिए। पढ़ना जरूरी है। पढ़ना तो जरूरी। सेल्फ डिस्कवरी से आपको ये पता लगता है कि मेरे लिए बेस्ट चीज क्या है। सो 2013 शुरू किया, 4-5 साल चले, एंड Yes. देन कोविड केम। कोविड के सो हाउ कोविड इम्पैक्टेड द होल मोटिवेशनल इंडस्ट्री? ऑनलाइन भी आप बहुत अच्छा काम, तो हाउ दैट इम्पैक्टेड? अगर मैं मेरे जो प्लेटफॉर्म है सर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये 3 मेजर प्लेटफॉर्म है। बाकी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हाँ। है, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, स्टेटस, स्टोरी, लेकिन ये 3 जो मेजर प्लेटफॉर्म है, उसके वो प्लेटफॉर्म के अगर मैं ग्राफ देखूं या मेरे काम की इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं, तो आफ्टर कोविड आया। क्योंकि आफ्टर कोविड कैमरा फेस करने का एक मौका मिल गया और कैमरे के सामने आने का मौका मिल गया, तो वहां से बहुत अच्छी तरीके से वीडियो कैसे बनाना और पूरी दुनिया में ये बात चलने लगी, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिला। तो वीडियो, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो ग्रो हुआ, व्यूवरशिप आने का, लेकिन एक लेवल का कंटेंट देने का जो शुरुआत हुई, वो आफ्टर कोविड हुई। और ऑलवेज जब मैं पूछता था कि व्हाट नेक्स्ट, तो इन द ईयर 2020 आफ्टर कोविड, जब 2020 में हमने एक स्टूडियो की शुरुआत की, जब वो सूरत में वो टाइम पे नंबर 1 और पहला शुरुआत करने वाला हम स्टूडियो में थे, माई स्टूडियो करके हमने एक शुरुआत की थी। वो भी इसका ही आंसर था, व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करें, कोविड है तो हमने स्टूडियो कर दिया, तो व्हाट नेक्स्ट करते 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 आगे बढ़ गए। तो कोविड ने कंटेंट इंप्रूव करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है सर। और कोविड के टाइम में ऑनलाइन लेक्चर भी इतने सुने कि इतने प्रोग्राम्स हो रहे थे, फ्री सब ऑनलाइन ही था। सब ऑनलाइन ही था। तो बहुत कम अमाउंट में, 99 रुपीज में, फ्री में बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिल गया। तो लर्निंग बहुत बड़ा कोविड में, टाइम बहुत था क्योंकि प्रोग्राम देने नहीं थे, लेने नहीं थे, राइट। तो ये चीज यूजुअली क्वेश्चन लास्ट में आता है, लेकिन बहुत बार एक वर्ड आ चुका है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। यस, तो अशोक गुजर यहाँ तक पहुंच चुके हैं। राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट फॉर अशोक गुजर? मैं अक्सर सर, अभी जैसे मेरा जो प्लान है कि स्टूडेंट के रिजल्ट में मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, ये अभी मेरा प्लान है। और उसके मैं क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। जैसे मुझे एक आइडिया है कि उसके सामने, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को मिला, तो उसने कहा कि मेरे टेबल के सामने गोल था। अब जैसे मैंने नीट टॉपर की बात की, तो उसने कहा मेरे टेबल के सामने एम्स दिल्ली का फोटो था। अब देखिए बच्चे गोल भी कैसे डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। कई बच्चे स्कोर का गोल रखते हैं, कई बच्चे रैंक का गोल रखते हैं, कई कॉलेज का। ये जेनिल ने किया। मुझे जाना है IIT दिल्ली, अरे सॉरी एम्स दिल्ली, मेडिकल एम्स दिल्ली मुझे जाना, तो एम्स दिल्ली का फोटो लगा दिया। अब वो 200 मार्क से भी एम्स दिल्ली मिलती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 मार्क्स से मतलब नहीं है, मुझे एम्स दिल्ली चाहिए। एम्स दिल्ली चाहिए। तो सामने था वो। तो मैंने अभी एक डिजाइन किया सर, गोल ट्रैकर करके, कि बच्चे के सामने, क्योंकि हर कोई बच्चा डिजाइन नहीं कर पाता, तो मैंने एक अच्छी तरीके से चार्ट बनाया और बच्चे उसको इजीली बाय करके सिर्फ फिल करके टेबल के सामने रख सकते। तो ऐसे ऐसे टूल्स, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज मैं डेवलप करना चाहता हूँ जो स्टूडेंट की गोइंग जर्नी को ईजी कर पाए। तो अभी तो मेन यही है सर, क्योंकि हम जब देश की बात कर रहे हैं, तो ये देश में एक कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट का बहुत बड़ा रहने वाला है। जितने अच्छे स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई करेंगे, उतना अच्छा करियर डेवलप कर पाएंगे और इतनी अच्छी सर्विस दे पाएंगे देश को। सुपर। सो आपने बहुत सारे सक्सेसफुल, नहीं, मैं आई स्पीक अ टॉपर स्टूडेंट का, हर कॉमर्स साइंस के आपने बहुत सारे इंटरव्यू, मोस्ट ऑफ द फील्ड। सो हर बहुत सारे आपने इंटरव्यू किए। कुछ कॉमन चीजें जो आप व्यूअर्स को शेयर करना चाहेंगे कि सर ये तो कॉमन होता ही है सब में। एक चीज तो सर कॉमन होती है, बैकग्राउंड अलग होता है, स्ट्रीम अलग होती है, स्ट्रेटेजी अलग होती है, लेकिन एक कॉमन बात है कि वो सारे बच्चे जुनूनी थे, उसे कुछ करना था लाइफ में, राइट। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे थे, ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर रहे थे। ऑर्डिनरी बच्चे क्या काम करते? टीवी सीरियल, सीरीज, मूवी, एपिसोड, गप्पा गुपी, टाइम पास, बर्थडे सेलिब्रेशन, पार्टी, सुबह उठना, शाम को सोना और ऐसे दिन को खत्म हो जाना, राइट। इशिता, अनुपमा, नायरा, नागिन, राशि रिक्शा, ये सीरियल देखना। इतना राइम बना दिया है, राइट। तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इनमें उसकी दिन गुजर जाते हैं। 6 इंच का स्क्रीन का मोबाइल, 1.5 GB मुकेश भाई के आशीर्वाद को खत्म करना उसका मेन गोल है। तो ये सारे ऑर्डिनरी वर्क है। तो बड़ा ऐसे पोएटिक पूरा चल रहा है, वो सुना रहे हैं, वो भी पोएटिक वे में सुना रहे हैं। यस। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम क्या है सर? स्कूल जाना, कोचिंग जाना, आज का काम आज कंप्लीट करना, जो पढ़ा उसका कंप्लीट कर लेना, कल जो पढ़ने वाले उसके ऊपर नजर कर देना, लास्ट वीक का रिवीजन कर लेना, थोड़ी पेपर की प्रैक्टिस कर लेना। ये सारा चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत कम बच्चे करते। तो जितने भी टॉपर थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे थे, इसलिए उसका रिजल्ट एक्स्ट्रा बना। और थर्ड एक चीज थी, मैंने जानने का प्रयास किया कि यार इसको ये काम करने का मजा आता होगा। वो बच्चे तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा, एवरेज बच्चे। और जो टॉपर बच्चे थे वो इसलिए करते होंगे, ये मेरा मिथ था कि उसको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं टॉपर को मिलता गया तो मुझे पता लगा कि उससे भी मजा नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। लेकिन वो मजा ले रहे, जानबूझ के मजा ले रहे, क्योंकि उसे पूरी जिंदगी मजा चाहिए। तो ये फॉर्मेट सब टॉपर बच्चे में था। और जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे, वो मैं ये शेयर भी करना चाहता हूँ कि मजा नहीं आ रहा तो मजा लीजिए।
ये सर मुझे एक चीज तब समझ में आई जब मेरा प्रोग्राम था ग्वालियर में, बहुत साल पहले ग्वालियर में प्रोग्राम था, सर्दी के टाइम में था, जनवरी महीने में, और वहां तो बहुत ठंड पड़ती है। तो मैं रेलवे स्टेशन से जैसे उतरा, 5-5:30 बजे ट्रेन से उतरा, वो टाइम पे तो ट्रेन से ट्रैवल में करता था, तो ट्रेन से उतरा तो ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा यार एक आध कप चाय पी ले तो थोड़ी ठंडी कम लगेगी। हाँ तो स्टेशन पे तो छोटू चाय देते, ओ छोटू इधर आ बेटा, एक कप चाय देना। वो बोला साहब जी 10 रुपए। मैंने बोला ले, उसने बोला ले, उसने एक कप चाय दी, मैंने, वो तो छोटू निकल गया चाय देके, तो मैंने चाय की एक चुस्की लगाई, तो लिटरली लाइक हॉट वाटर, गर्म पानी। अब सुबह सुबह 5:30 बजे कोई गुजराती के 10 रुपए से वेस्ट हो जाए तो वो जमेगा नहीं। तो मैंने छोटू को बोला छोटू इधर आ। मैंने छोटू को कहा छोटू तेरी चाय में मजा नहीं आया, ये चाय होती है। वो बोला सर ये ग्वालियर की चाय। अरे मैंने बोला कहीं की भी हो पर चाय में चाय तो होनी चाय चाहिए, तो होनी चाहिए ना। ये तो गर्म पानी है। उसने कहा सर ये ग्वालियर की स्पेशल चाय है। मैंने बोला तेरी चाय में मजा नहीं आया। अब वो सुबह 5:30 बजे छोटू मुझे सिखा के गया सर, उसका जो सेंटेंस था उसकी काली गली भाषा में उसने कहा कि सर मजो आ तो नहीं, मजो लेनो पड़तो है। हाँ तब मुझे ये बहुत बड़ा सीक्रेट पता लग गया कि दुनिया में जितने लोग अपनी फील्ड में सफल हुए हैं किसी को मजो आयो नहीं है, मजा सब लेना। मजो ले रहे हो। आज की तारीख में बच्चन साहब केबीसी में देवी और सज्जनों जो करते हैं, तो बच्चन साहब को ये उम्र में मजो नहीं आता। नहीं आता, नहीं आता। बच्चन साहब मजो ले रहे हो। जब मैं 2 घंटा स्टेज पे बात कर रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, इतना ट्रैवल करके, तो मुझे तो मजो घर पे बैठने में आता, हाँ बराबर है। लेकिन मैं मजो ले रहा हूँ क्योंकि जब जेब में कुछ नहीं होगा तो मजो आएगा कैसे। आएगा। तो ये चीज है। तो टॉपर बच्चे ना सर जानबूझ के मजो ले रहे हैं ताकि पूरी जिंदगी वो मजो ले पाए। क्या बात। तो और ये सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं, ये लाइफ के हर एरिया में ये लग हर एक सकता है। एरिया में है। जितने सफल हुए, आपने दंगल मूवी देख ली, वो दोनों ने, गीता बबीता, जो अपने आप को इतना घिसा, क्या मजो आता होगा? नहीं आता है भाई। नहीं आता, नहीं आता। जितने भी सफल लोग हैं, डिसिप्लिन, एक मूवी के लिए जो एप्स बनाना, किसी को मजो नहीं आता। अब विराट कोहली के इंटरव्यू देख लिए सर, सालों से उसने टेस्ट को एंजॉय हाँ नहीं वो किया। तो एक चीज मैं महीने भर तक खा सकता हूँ। यस, उसने बोला मुझे टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब शाम को अभी दाल में अगर टेस्ट ना हो तो हमें मजा नहीं आता सर, कोई मजो नहीं, सब मजो ले रहे हो, किसी को आता नहीं। इसके बाद आप एक टाइम पे आ जाते हैं कि आपको मजो आने लगता मुझे है। आने लगता है, तो तो ये ये चीज, हो जाता है। यस, सुपर, वेरी 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 प्रोफाउंड। हाँ इम्पोर्टेंट, ये स्टूडेंट के साथ रहते एक बहुत ही एक वो दंगल चलता है या डिस्कशन चलता है, ऑनलाइन स्टडीज ऑफलाइन स्टडीज। ऑफलाइन स्टडी। आप क्या कहते हैं उसमें? मैं ऑलवेज कहता हूं सर कि ऑनलाइन स्टडी आपको एक बैकअप दे सकता है। स्टडी ऑलवेज ऑफलाइन आप प्रीफर कीजिए, लेकिन जब वो सेल्फ स्टडी की बात होती है, प्रैक्टिस की बात होती है, इनमें आपको ऑनलाइन स्टडी बहुत हेल्प कर सकती है। अब जैसे कई बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं जो क्लास में सर को पूछ नहीं सकते, शर्माते हैं, थोड़ा शर्मिले टाइप के इंट्रोवर्ट होते हैं, तो ऐसे बच्चों के डाउट जो होते हैं ना सर, वो क्लासरूम में सोल्व नहीं होते, क्योंकि टीचर तो उसे ही समझाएगा जो हाथ ऊपर करके पूछेगा, बराबर है। या सामने से पूछने जाएगा उसको ही टीचर डाउट सॉल्व करेंगे। तो ऐसे बच्चे अगर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कोई कोचिंग ले, तो वहां वीडियो जितनी बार रिकेप करना होगा, हाँ स्लो करना है, अब स्लो करना है, पीछे किया तो उसका डाउट सोल्व हो जाएगा। तो ऑनलाइन स्टडी बहुत हेल्प कर पाएगा, लेकिन वो मेन टूल नहीं है, वो आपको सपोर्टिव टूल है। मेन टूल आपका ऑलवेज ऑफलाइन है। अब प्रभु श्री राम भी चाहते तो ऑनलाइन टीचिंग कर सकते थे, लेकिन वो गुरुकुल जाके पढ़े। भगवान श्री कृष्ण, वो तो तब मथुरा मिल रही थी 11 साल की उम्र में, लेकिन फिर भी सांदीपनि आश्रम के उज्जैन के पास में जो आश्रम है वहां जाके पढ़े, तो फिजिकली पढ़े। तो फिजिकल ही पढ़िए, डिजिटली आप सपोर्ट ले सकते हैं। या तो कोई बच्चे, जैसे अभी नीट में ड्रॉप लेने की बात आई, तो ड्रॉप में आप चाहे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि 1 साल आपने फिजिकल पढ़ लिया है, अब आपको पता है कि मेरे इतने ही चैप्टर वीक है, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, तो कम फीस में आप काम कर पाएंगे। और थर्ड चीज है, ऑनलाइन अगर सिर्फ ऑनलाइन बच्चे को करना है तो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन में होना चाहिए। वैसे बहुत कम बच्चे हैं, वो पेरेंट्स पता लगा ले कि मेरा बच्चा ये लेवल पे है कि वो चाहे तब वो कर सकता है। तो ऐसे बच्चे, कई बच्चे ऐसे भी सफल हुए सर जो फिजिकल पढ़े ही नहीं है, पूरा ऑनलाइन ही पढ़े हैं और सफल हो गए। वो हाईली डिसिप्लिन बच्चे होते हैं। सो ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आपके पास चॉइस हो तो फिजिकल पढ़िए। आप सर को डाउट पूछ सकते हैं, तो डिजिटल की भी जरूरत नहीं है। और डिजिटल आपको तब जरूरत पड़ती है जब आप सेल्फ स्टडी में कुछ कर सकते हैं। और डिजिटल का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप जहां पढ़ रहे हैं, जो भी स्कूल में, वहां सारी फैकल्टी अगर एक्सपर्ट ना हो, तो आप हर एक सब्जेक्ट की एक्सपर्ट इंडिया की फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, डिजिटल ऑनलाइन, और बहुत कम प्राइस में आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेनिफिट तो है सर, लेकिन उसको मेन टूल बने आप, हो सकता है तो मत बनाइए। और मुझे आप वाली वो बात बहुत सही लगी। वो मैं ना, मेरे को एक डायबिटीज डॉक्टर से मिला था, उन्होंने जो कहा था, मतलब आपके पास कोई आता है डायबिटीज, बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसीज है, तो आप उसको सीधी दवाई देते हो, लाइफस्टाइल सुधारने के लिए क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते? तो उन्होंने यही बोला,
बोले उसको लाइफस्टाइल सुधारने को बोलूंगा ना, तो 1 महीने में लाइफस्टाइल सुधरे नहीं सुधरे, ये डायबिटीज ज्यादा बिगाड़ गया, ज्यादा बिगाड़ के आएगा। सो ऑनलाइन बहुत अच्छा है, बेस्ट टीचर मिल सके, और डिसिप्लिन से रोज पढ़ना बैठना वो नहीं होता है, ये बहुत वो जो ऑफलाइन में हो जाता है। और ज्यादातर बच्चे क्या है कि ऑनलाइन, मम्मा मैं पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन, और ये 2 घंटे और कोई टैब खोल के उसे एक फ्रीडम, एक मिल गया ना परमिशन, ऑनलाइन के नाम से वो 2 घंटे लैपटॉप लेके बैठ सकता है। बराबर। अब उसका अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वहां कुछ और क्लिप कहाँ से, ये तो पूरी दुनिया खुल जाती है, खुल जाती है। क्लासरूम में जाए तो कम से कम वो इधर उधर घूम के आएगा, पूरी दुनिया खुल जाती है। तो वो तो 60% का बच्चा 60 का भी नहीं रहेगा, वो तो फेल होके आएगा। अगर ऑनलाइन नहीं होता तो एटलीस्ट वो 60 का तो रहता। तो ये देखना बहुत जरूरी है। सो एक बहुत बड़ा इश्यू बच्चों के लिए होता है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, और मैं सच में बोलता हूँ, राइट, सुबह स्कूल जाना, फिर ट्यूशन जाना, कुछ एक्टिविटी करना, कुछ खुद के लिए टाइम देना, फैमिली के टाइम देना, तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सो कुछ 2 4 5 आपकी तरफ टिप्स फॉर द टाइम मैनेजमेंट फॉर द स्टूडेंट स्पेसिफिकली। राइट। जब तक अगर आपको कोचिंग की जरूरत ना लगे सर, मेन जैसे 9th 10th 11th 12th है वो ज्यादातर फाउंडेशन है। बिफोर 9th अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अच्छा कर रहा है तो कोचिंग की जरूरत ना हो तो आप वो एक टाइम सेव कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है कि जो सब्जेक्ट की जरूरत हो वहीं आप वो सब्जेक्ट का ही कोचिंग करवा सकते हैं। तीसरी एक चीज है कि अगर कोचिंग भी जा रहा है फिर भी 1 आध घंटा वो ऐसे निकाल सकता है बीच में से गैप में, कि अगर वो चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है। लेकिन इनमें थोड़ी पेरेंट्स को भी चैलेंज आती है कि उसे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो टाइम अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको निकल ही नहीं रहा है तो आप, जैसे आप एक्सपर्ट है, हम टाइम शेड्यूल सेट करके देते हैं, ऐसे कोई लोगों के पास आप टाइम सेट करवा के एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जहां तक देखा है जिसको जो करना होता है वो कर ही लेता है। टाइम नहीं है वो वही बच्चे कहते हैं जिसको करना नहीं है, राइट। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देते हैं सर, एक्टिक शेड्यूल में चल रहे हैं, मतलब सुबह 6 बजे घर से निकल जाते हैं, रात को 9-10 बजे पहुंचते हैं, स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, अपनी हॉबी के क्लास भी करते हैं, राइट, चेस के क्लास करने जाते हैं या स्विमिंग के क्लास करने जाते हैं, कई तो ऐसे साथ में भरतनाट्यम भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेते हैं और पढ़ाई में भी टॉप रहते हैं, राइट। तो अगर आप मैनेज करना सीख लो तो हर चीज संभव है, और वो आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा। जब जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, जब आप बिजनेस करने के लिए जाते हो तब भी आपका हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, इधर मीटिंग है, उधर मीटिंग है, वो सिटी, बच्चे देखना, फैमिली देखना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, तो वो आपको कल भी करना पड़ेगा। उससे बेटर है आप आज कर लो, राइट। तो टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। मेरी एक फेवरेट लाइन, सुपर गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। अगर गाय दूध देती तो नीचे बाल्टी रख देते, भर जाती। दूध निकालना पड़ता है, वक्त होता नहीं है, निकालना पड़ता है। सुबह उठा नहीं जाता, उठना पड़ता है, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना पड़ता है, मन नहीं लगता, लगाना पड़ता है, होता नहीं है, करना पड़ता है, रिजल्ट आता नहीं है, बनाना पड़ता है, टॉपर बनते नहीं है, बनना पड़ता है। ये तो पूरा तो होता कुछ नहीं ना सर, करना पड़ता है। अगर होता तो हम तो तपस्या में लग जाते, अपने आप सब कुछ हो जाता, तो सब करना पड़ता है। गुड। और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि वो कुछ टिप्स देने की जगह सीधा जो सत्य है वो आपने बोला है, वो फैक्ट है, है। और वो आज नहीं, हर दिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी साहब को आज इतना करना पड़ता है, वो ये एज पे आज इतना काम कर रहे हैं। तो कोई स्टूडेंट IIT का टॉपर भी मोदी साहब जितने घंटे काम नहीं कर रहा है। मोदी साहब 3-4 घंटा सोते हैं, राइट। तो उसे तो अपना करियर नहीं बनाना है, वो तो देश के लिए लगे पड़े हैं। तो आपको तो अपना करियर बनाना है, मुझे तो मेरा करियर बनाना है, तो उसके लिए तो मैं 20 घंटा काम कर ही सकता हूँ, राइट। अगर आप आर्मी का सोल्जर देखे तो उसे अपना करियर थोड़ी बनाना है सर, उसे तो देश की रक्षा करनी है। तो अगर वो 20 घंटे जग सकता है, मेहनत कर सकता है, तो हम तो हमारे फैमिली के करियर के लिए कर ही सकते हैं। सुपर, राइट। तो ये चीज है। मुझे अभी भी एक पॉडकास्ट किया तो उसमें किसी ने ये चीज कही थी, बोले जो निकम्मा है ना उससे टाइम मांगो तो प्रॉब्लम है, जो एकदम फुल टाइम बिजी है ना उसका टाइम ही टाइम रहता है। यस, उसको मैनेज करना आता है। वो आप रतन टाटा जी की बुक और वीडियो में काफी बार हमने सुना है सर कि वो वॉशरूम भी जाते हैं तो वॉशरूम जाने आने में 2 फाइल पढ़ लेते हैं। हम तो ऐसे ही जाते 5-10 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाए। तो आप यूटिलाइज करें ना। जीवन में सेटबैक्स आते हैं, कुछ सेल्फ डाउट आता है पर्सनली, और कई बार जब हम कोचिंग करते हैं उस टाइम भी कुछ सेल्फ डाउट आता है, कुछ सेटबैक आता है, तो उसको कैसे डील करते हैं पर्सनली एंड विद द स्टूडेंट्स? राइट। कोई भी सेटबैक है ना सर, वो आपको एक पॉइंट है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। कोई भी सेटबैक है, जैसे कि एग्जाम में कोई सेटबैक आया या पर्सनल लाइफ में कोई सेटबैक आया, मेरा एक मानना है सर, मेरी खुद की फिलोसॉफी एक है, कोई भी बड़ी घटना घटने से पहले आपको बार बार उसके सिग्नल मिलते हैं। अगर आप बार बार मिले हुए सिग्नल को इग्नोर करते हैं तब जाके बड़ी घटना घटती है। पावरफुल, राइट। जैसे अहमदाबाद का प्लेन क्रैश भी हुआ तो वो भी बहुत सारी बातें हमारे सामने बहुत सारी होगी, होगी कि बहुत सारे सिग्नल आपको मिले, लेकिन इफ यू इग्नोर ऑल काइंड ऑफ सिग्नल तो यू आर रेडी फॉर वर्स्ट सिचुएशन, डिजास्टर। तो ऐसे ही हमारी पर्सनल लाइफ में, ऐसे ही हमारी एकेडमिक लाइफ में, जब आपको कोई सेटबैक मिलता है
तो दिस इज द फर्स्ट सिग्नल कि कुछ लोचा है। तो वहां आप अपने प्लेन को रिपेयर कर लीजिए ताकि डिजास्टर ना हो। सुपर। तो साइडबैक आना बहुत जरूरी है। वो आपको नोट कर रहे कि कुछ गलत हो रहा है। तो क्या गलत हो रहा है वो आइडेंटिफाई कीजिए, उसे सही कीजिए ताकि बहुत बड़ा डिजास्टर ना हो। क्योंकि कोई भी बड़ी घटना ऊपर वाले को ये मंजूर ही नहीं है सर कि मैं डायरेक्ट अटैक करूं। वो आपको बार बार सिग्नल देंगे, उसके बाद आपने इग्नोर किया, तभी आपको बड़ा रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। आप 120 की स्पीड पे हाईवे पे जब गाड़ी लेके जाते हैं और मोबाइल आपके हाथ में, आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं या कुछ सुन रहे, तो एक आध बार तो आपको सिग्नल मिलेगा। अंदर से फील होगा बच गया। अब ये सिग्नल था भाई, बच नहीं गया, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस पे आ गए, यार मेरा ड्राइविंग कितना बड़ा, बस तू एक दिन रोड पे ही जाएगा, वो फाइनल है। सिर्फ डेट डिसाइड देना बाकी है। तो सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए। सेटबैक भी वन काइंड ऑफ सिग्नल है सर। गुड। आपने इतने सारे बच्चों के साथ काम किया, अगेन क्वेश्चन आता है उल्टा पूछना इस बार। राइट। ऐसी कोई एक या दो आदत जो डिसिप्लिन को ऐसे ना बुक को गाड़ी ना खाए, बराबर डिस्टर्ब कर देती है। राइट। ऐसी कोई स्टूडेंट की आदत जो अच्छी आदत या बैड हैबिट? मैं ये बोल रहा हूँ डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए। ओके। ये एक या दो आदत जिसके वजह से बच्चा कोई डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता। राइट। इनमें सर एक चीज है, उसका रेगुलर शेड्यूल परफेक्ट ना होना। राइट। जैसे कोई बच्चे का फिक्स नहीं है कितने बजे सोना है, अगर आपका वो फिक्स नहीं है तो सुबह का भी डिस्टर्ब हो रहा है। अब सुबह बच्चे क्या स्कूल के टाइम पे फिक्स उठना ही पड़ता है, लेकिन वो उठ के भी अंदर से तो वो नहीं उठा। हाँ, नहीं उठा, बराबर है। वो उठ गया लेकिन उठा नहीं है, इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक चीज अगर एक वर्ड में कहना है सर, तो डिजिटल युग, सोशल मीडिया, जिसके कारण ये डिसिप्लिन बहुत टफ हो गया। राइट। क्योंकि वो ना, मैं उसको अक्सर ये कहता हूं कि जैसे महाभारत के टाइम में वो दुशासन थे, उसका काम, वो द्रौपदी के बड़ी सभा में चीर खींचे थे उसने, वो साड़ी खींच रहे, चीरहरण जो हुआ था, एक साइड से वो साड़ी खींच रहा था, एक साइड से कृष्ण भगवान साड़ी आ रही थी। राइट। तो वो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। दुशासन थक गया लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। आज के टाइम का मोबाइल का रील का प्लेटफॉर्म भी वो चीरहरण जैसा ही है। आप कितना भी खींचोगे ना रील को, कृष्ण भगवान माल देते ही रहेंगे, आप थक जाओगे लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं होगी। तो डोंट बिकम अ दुशासन। क्या बात है, रील में दुशासन। ये मेरे को ये एग्जांपल याद रहेगा कि ये चीरहरण हो रहा है आपका सोशल मीडिया। हाँ, तो आप वो कर रहे हो ना, तो वो आपका चीरहरण हो रहा है। हाँ, अगर आपको साड़ी खींचनी है तो 4 बार खींच के बंद हो जाए। राइट। क्योंकि वो खत्म ही नहीं होगी, खत्म ही नहीं होने वाली। कभी वो भगवान नहीं बोलेगे कि बेटा आप रुक जा, वो तो भगवान कहेगा तेरे में हिम्मत हो उतनी खींच ले, क्योंकि अब मैं आ गया हूं ना, तो तू ही थक जाएगा। और हम सोशल मीडिया तभी सर रखते हैं जब हम थकते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रील खत्म हो गई इसलिए ना, रील तो खत्म होती ही नहीं है। तो दुशासन मत बनिए, क्योंकि वो द्रौपदी की साड़ी की तरह है, वो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये चीज है सर। तो डिसिप्लिन में ये सर कभी बच्चे दुशासन बन जाते हैं, इसलिए डिसिप्लिन ये मैंने मेरे पॉडकास्ट में कभी बीच में नहीं करा, मुझे पता नहीं है, लोग मतलब आई एम रियली एंजॉयिंग इट, और बहुत सारी चीजें हैं जो अलग तरह से समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। यस, पॉइंट यही होता है, बट उसको समझने का समझाने वो, और वही कला है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की अलग अलग बातें आते हैं। यस। सो आप ये हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क अलग अलग है, एक है, किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करते हैं? ये जब से वर्ड आया ना सर, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, तो बच्चे के माइंड में ये लैंड हुआ कि हार्ड वर्क मतलब काम करना होगा और स्मार्ट वर्क में कुछ करना नहीं होगा। राइट। लेकिन एवरी स्मार्ट वर्क के रिजल्ट निकालने में आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कुछ अलग नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब है आप क्लियर है, आपकी डायरेक्शन क्लियर है। अब जैसे कि सूरत से अहमदाबाद जाना है, नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक है, लेकिन ये ट्रैफिक से निकलने में भी मुझे हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो हार्डवर्क करने में मैं क्लियर हूं कि ये करके मैं अहमदाबाद पहुंचूंगा, उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। अब ये ट्रैफिक से निकल के मैं कहां पहुंचूंगा वो मुझे पता ही नहीं है, तो सिर्फ हार्डवर्क है। जब हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क का संजोग मिलता है, तब आप अपने सफलता के नजदीक पहुंचते हैं। दोनों में से एक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क सिर्फ क्या हुआ, आइडिया हुआ कि मुझे अहमदाबाद जाना है, मैं क्लियर हो गया, बस ये हो गया स्मार्ट वर्क। लेकिन जब मैं घर से गाड़ी निकाल के अहमदाबाद पहुंचने की सफर करूं, वो हार्ड वर्क है। तो एवरी स्मार्ट वर्क को रिजल्ट करना पड़ेगा हार्ड वर्क के नतीजे पे पहुंचाने के लिए आपको ट्रैवल जो करना है वो हार्ड वर्क है। अब बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि मुझे आईआईटी जाना है, तो ये स्मार्ट वर्क हो गया। लेकिन आईआईटी पहुंचने के लिए जो तुझे दिन रात एक करने, वो तो हार्ड वर्क ही हुआ। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल टू आपके मंजिल आप पा सकते हैं। दोनों में से कोई चॉइस नहीं है। राइट। लेकिन पहले स्मार्ट बनिए, उसके बाद आप हार्ड वर्क करिए। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, मैंने कई बार ये देखा है कि फिजिकल चोट के ऊपर पेरेंट्स जितना सीरियस रहते हैं, यस, उतना मेंटल चोट के बारे में अवेयर नहीं रहते। तो मेंटल वेलबींग का कितना बड़ा रोल है किसी स्टूडेंट के सक्सेस के अंदर? राइट।
ये बहुत बड़ा है सर, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें फिजिकल ये शॉट या तो मेंटली जब आप डिस्टर्ब होते हैं, तो इनमें ज़्यादा मैटर मेंटली वाला करता है, क्योंकि एक तो ये किसी को देखता नहीं। हाँ वही बोलो ना। जब आपको बुखार आते हैं ना, तो घर में दिन में 5 बार आपको पूछते हैं कि यार बेटा अब कैसा है, या तो चेक करते हैं बेटा अब कैसा है। लेकिन मेंटल चोट में वो दिखता नहीं है ना, तो कोई आपको पूछता भी नहीं, आपको अकेले को सफर करना पड़ता है। तो ये सर पेरेंट्स की साइड से मेजर पॉइंट आता है, और आज के टाइम में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों का, क्योंकि एक सेंटेंस से भी बच्चे हट हो जाते हैं। हाँ और बच्चे अपना जो सर्कल है, अब बहुत सारे ऐसे लड़के लड़की है सर कि वो अपने पर्सनल जो सर्कल है उसकी एक आध कमेंट से 3-3 दिन हट रहते हैं। हाँ हाँ राइट, वो तेरे फोटो में इतना अच्छा मतलब लाइक नहीं है, सिर्फ लाइक नहीं है तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो mental जाता है। disturb है। तो अगर लाइक इतना मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, तो पेरेंट्स के कई सेंटेंस भी, या तो सोसाइटी के कई सेंटेंस भी बच्चे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये सीख सीख के आप बच्चों के साथ ऐसा कम्युनिकेशन करें, ताकि पेरेंट्स की साइड से बच्चे को मेंटली ये शॉट ना लगे, और बच्चे भी खुद इतना अपने आप को मैच्योर करे। जैसे मैं इतना समझता हूँ, तो पेरेंट्स की कोई बात को मुझे ये मेंटली प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये अनलोइंगली कर रहा है, उसे अवेयर नहीं है, अवेयर नहीं है, वो वर्ल्ड उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए वो कह रहे। शायद मेरे जितना वो जानते तो शायद वो सेंटेंस यूज नहीं करते। तो ये समझ या तो बोलने वाले को डेवलप करनी पड़ेगी, या तो सुनने वाले को डेवलप करनी पड़ेगी। दोनों में से एक की होगी, तब ये प्रॉब्लम कम होगी। सो ये तो हो गया बोलने सुनने में हुआ। बोलने सुनने एक पढ़ाई के टाइम प्रेशर के चक्कर में एक मेंटल प्रेशर आता है। यस 100%। एक स्टूडेंट को पता है कि मैं प्रेशर में हूँ, राइट। पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई किए कि मेरा बच्चा कुछ प्रेशर में है Yes. और उसको कुछ सपोर्ट की जरूरत है। Right. बोलते हैं ना वो चोट लगी तो खून दिख गया कि ये इसको चोट लगी, ये चोट दिखती भी नहीं है। राइट। तो कैसे आइडेंटिफाई करो, कैसे सपोर्ट करें? ओके, एक चीज है सर, एक्सपेक्टेशन। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूं। मैंने आनंद में सर एक स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू लिया था, जिसका जीपीएससी में 4th रैंक था। तो मैंने स्टूडेंट के साथ बात की, जीपीएससी में 4th रैंक मतलब बहुत बड़ी बात होगी। जब स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ मैंने बात की, तो पेरेंट्स ने ये कहा, हम दोनों के सिवा किसी को ये नॉलेज नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ये जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। ओह, तो मुझे मतलब शॉकिंग है, हाँ। शॉकिंग कि क्यों ऐसा, क्योंकि जीपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो पूरे मोहल्ले को पता होता है कि यार ये जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो जब लोग पूछते थे ये क्या कर रहा है, तो वो बोल रहे कि कुछ जॉब कर रहा है, ऐसे करके बात को टाल देते थे। तो मैंने कहा आपने क्यों ये छुपा के रखा कि ये जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जब लोगों को पता लगता है ना, तब लोग बार बार पूछते हैं क्या हुआ जीपीएससी का क्या, और उससे इसको प्रेशर आता है। सोशल जो एक प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर, और हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा वो सोशल प्रेशर में वर्क करे, इसलिए आज वो जीपीएससी में टॉप कर पाया। तो पेरेंट्स एक ये कर सकते हैं, दूसरी एक ये चीज कर सकते हैं कि बच्चों के पास से एक्सपेक्टेशन उतनी रखे जितनी उसकी क्षमता है, उससे 10% ज्यादा। हाँ ठीक है। राइट। अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अनिला आंटी का लड़का 92% लेकर आया, तो मेरा अमित भी 92 लाना चाहिए, ये स्टेटस की बात हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप अनिला आंटी जितनी अच्छी तरीके से रसोई नहीं पका सकते, तो आपका बेटा भी उसके बेटे जैसा रिजल्ट कैसे ला पाएगा। कंपैरिजन हर जगह कंपैरिजन राइट, हर जगह करे। आप उसके फादर जितना हर महीने कमा नहीं सकते, तो आप क्यों उसके बेटे जितना रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो एक तो आइडेंटिफाई और कैपेसिटी, अपने बच्चों की कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करें, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखें, ताकि प्रेशर उसे कम फील हो। और एक चीज है कि लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो आप अपने पास से खुद से उतनी एक्सपेक्टेशन रखिए जितना आप कर सकते हैं। और मैं एवरी टाइम जब गोल सेट की बात मेरे प्रोग्राम में करता हूं, तो मैं कहता हूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टॉपर। हम सब टॉपर टॉपर कहते हैं, तो टॉपर का मतलब क्या है, जिसको स्टेज पे सम्मानित किया जाए, जिसके न्यूज़पेपर में फोटो लगे, नहीं। टॉपर का मतलब है आप जो लेवल पे है। जैसे कि मैं एवरेज 70% का स्टूडेंट हूं, तो मेरी कैपेसिटी है 70%, तो उनमें मैं 10% एड ऑन कर दूं। अगर मैं 80% ला सकता हूं, तो आई एम ए टॉपर। जो स्टूडेंट अपनी क्षमता से 10% आगे बढ़ सकता है, वो टॉपर है। टॉपर, सुपर। लेकिन ये नियम वहीं से भी लागू ही होता है। अब मेरी एवरेज हो गई 80, तो नियम ये कहता नेक्स्ट होगा 90, वो तो हर साल स्टेप बढ़ जाएगा, हर स्टेप पे। यार मैं अगर कंपैरिजन किसी और की करूं, जिसके वारसाई में ही बापू ने उसको हर महीने की 3 लाख की पैसिव इनकम दे दी है, बराबर है। राइट, और मुझे कुछ नहीं मिला, तो मुझे तो शुरुआत से शुरू करना है। अब मैंने 30,000 देख के दुखी हो जाऊं, तो मुझे ये देखना है कि वो अपने दम पे 30 कमा रहा है। वो तो बापू के दम के 3 लाख तो आ रहे हैं उसको पैसे, बराबर है। अपने दम पे तो 20 ही कमा रहे हैं, तो उससे तो मैं आगे हूं। तो ये आप कैसे कंपैरिजन करते हैं। ये शाहिद कपूर ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि मुझे कोई लॉन्च करने वाला नहीं था,
मैं अपने खुद के दम से यहाँ पहुंचा हूँ, इतने मूवी ले रहा हूँ, राइट। मेरे बापू अमिताभ बच्चन नहीं है, मेरे बापू महेश भट्ट नहीं है, तो उसके बापू है तो गुड, लेकिन मैं उसकी कंपैरिजन जब अपने साथ करूंगा तो मैं डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मैंने खुद के दम से शुरुआत की है। तो ऑलवेज आप कंपैरिजन ऐसे कीजिए, आप कहाँ थे और कहाँ जाना है, अपना बेंचमार्क ऐसे सेट करेंगे तो थोड़ा मेंटल प्रेशर कम होगा। पेरेंट्स अगर ये देखेंगे तो पेरेंट्स के साइड से कम होगा, और सोसाइटी का काम है प्रेशर देना, आपका ये कॉल है वो लेना कि नहीं लेना, लेना कि नहीं लेना। राइट। उसका वो अपना काम करेंगे, वो तेरे लिए क्यों अपना काम पे बंद कर दे। तो आप इतना मेच्योर हो जाए कि उसका प्रेशर कोई आपको लागू ही ना हो। आप ऐसा करें कि आपकी अचीवमेंट ही उसके लिए प्रेशर बन जाए। आपने इतने सारे लोगों की लाइफ में, बच्चों की लाइफ में, पेरेंट्स की लाइफ में इम्पैक्ट किया है। यस, अगर आपको कोई चॉइस दिए तो वो आपको कैसे याद करे, आप चाहते हैं इस तरह मुझे याद किया जाए? ओके, मैं ऑलवेज एक पुश करने वाले बंदे कि वो कहते हैं ना कि वन मोर एफर्ट्स, कि ये बंदे से मिलके मुझे वो पॉइंट ट्रिगर हुआ। जैसे मैंने आपकी इंटरव्यू वाली बात जो मैंने शेयर की कि यार ये बात से मैंने अपनी लाइफ कुछ बदली, लाइफ बनाना शुरू किया। जब मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बातों से ट्रांसफॉर्म हो और उस तरीके से मुझे याद रखे, नॉट जस्ट मोटिवेट, क्योंकि मोटिवेशन सुन के अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए तो मोटिवेशन का कोई काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी बातों से, या तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं ऐसी बात करूं कि मैक्सिमम लोग ट्रांसफॉर्म हो अपनी लाइफ में, जहां है वहां से थोड़ा आगे बढ़े। दैट्स तो उस तरह से आपको याद है। यस, ठीक है, बहुत सारी चीजें कवर करनी, एक क्वेश्चन है उसके बाद रैपिड फायर करेंगे। राइट, आपको कुछ ऐड करना हो तो वो चीज देखिए। श्योर सर। व्हाट विल बी योर मैसेज टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स? ओके, क्योंकि आज की जो कॉम्पिटिटिव युग में क्या हो रहा है, एक तरफ पढ़ाई चल रही है और एक तरफ बिना पढ़ाई भी बन सकता है। राइट। सो व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर दिस बैलेंस? मैं ये कह रहा हूं सर कि पढ़ाई के साथ आप एक और पढ़ाई भी करें जिसकी दुनिया में जरूरत है। एक पढ़ाई है जिससे हम पढ़ रहे हैं, साइंस मैथ्स, उससे हमें डिग्री तक पा सकते हैं। लेकिन एक पढ़ाई है जो हम सबको करने की जरूरत है। आज तक मैं ज्यादातर बच्चों में देख रहा हूँ, बिहेवियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अपनी खुद की दुनिया बना के बैठे हैं, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, किसी के साथ फ्लेक्सिबल नहीं होना है, उसे जो चाहिए वो चाहिए। तो ओरिजिनल दुनिया में ये नहीं हो रहा है। तो आप वो भी सीखिए कि आप जैसा चाहोगे वैसा हर दिन नहीं होगा। थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल सीखिए। थोड़ी मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिसके रिजल्ट में A1 ग्रेड है, लेकिन बोलना 2 शब्द भी नहीं आता, ना तो वो नहीं चलेगी दुनिया में सर। तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल, थोड़ा लोगों के साथ कैसे हैंडशेक करते हैं वो सीखिए। बॉडी मूवमेंट, आपका ग्रूमिंग स्टाइल, ये सारी बेसिक चीज है, उसको जल्द से जल्द आप सीखना शुरू कर दे। और एक चीज है, इन्वेस्टमेंट करना तो बाद में शुरू करें, बट इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेना पहले से शुरू कर दे। क्या बात है। क्योंकि आज बच्चों में एक सबसे बड़ा ये सब, कॉलेज के जितने भी यंगस्टर है वो हर महीने के 5-6 हजार रुपए ऐसे ही ऐसे इन्वेस्ट उड़ा- कर रहे हाँ, हैं, ऐसे उड़ा रहे उड़ा हैं। देते हैं। तो वो 4 हजार ही उड़ाए, 2 हजार की सेविंग करे, 2 हजार को SIP करे, 2 हजार की म्यूचुअल फंड करे, वो कल जाके उसे करोड़पति बनाएगा। कोई भी स्टूडेंट कितनी भी बड़ी डिग्री ले ले सर, वो सैलरी से करोड़पति नहीं बन पाएगा। वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करेगा, उससे ही करोड़पति उससे ही करोड़पति बन पाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट किस, जैसे वॉरेन बफेट जी कहते हैं ना, मैंने इन्वेस्टमेंट 11 साल से शुरू कर बनेगा। दिया। हाँ, और उससे जब पूछा गया कि आपका एक रिग्रेट क्या है, तो उसने वो ये लेट कहा शुरू किया। कि मैंने लेट शुरू किया। और हमें 20-22 साल के बच्चों को तो ये बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। पता ही नहीं है, रिग्रेट कमा नहीं रहे फिर भी रिग्रेट नहीं है, बचाने की बात है, कमा नहीं रहे फिर भी रिग्रेट नहीं है। तो एज अर्ली एज आप बचत शुरू करें, कमा कर नहीं, आपके मम्मी पापा या रिलेटिव आपको जो पैसे दे रहे हैं उनमें से बचत करें। इन्वेस्टमेंट के फंड आ जानिए, उसकी किताबें पढ़िए। तो ये सारी चीजों से आप कुछ ऐसे बन पाएंगे कि 20% कम हो गए ना, फिर भी आप दुनिया में कम नहीं रहोगे, आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आज कोई कंपनी वाले को सर एक फील्ड में हीरो नहीं चाहिए, उसको सभी फील्ड में एवरेज होगा ना, तो आपको पहले चूज कर लें। आपको बोलना आता है, आपकी पर्सनालिटी सही है, आपको कम्युनिकेशन पता है, टीम पर्सन है। हाँ, आपकी एटिकेट्स मैनर्स अगर ठीक है, तो रिजल्ट अगर 50% होगा ना सर, तो कंपनी वाला चला लेगा। लेकिन आप 90% रिजल्ट लेकर गए पर इनमें से आप सब में 0 हो। आज सर लोगों को सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों के साथ काम नहीं करना, जिसका बिहेवियर अच्छा है और टैलेंट हो उसके साथ काम करना है। बराबर है। जिसका बिहेवियर थर्ड क्लास हो और टैलेंटेड बहुत हो, उसका कोई काम नहीं। टैलेंट को नहीं देखते। बराबर। आज हम कलाम जी को इसलिए याद नहीं करते कि वो बहुत टैलेंटेड थे, कलाम जी को इसलिए हम याद करते थे कि टैलेंट के साथ उसका जो बिहेवियर वो दिल को छू लेने वाली बात थी। शायद हो सकता है कलाम जी से ज्यादा टैलेंटेड लोग हो, लेकिन हमें इसलिए याद ना हो कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। तो अपने बिहेवियर को ठीक कीजिए। आज बच्चे को ये पता नहीं है कि मैं अपने पापा के साथ बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन से हमें पता ही नहीं लगता कि कौन किसका बाप है, उम्र से पता लगता है कि यही फादर फादर है। तो ये थोड़ा उम्र का रियाज करे। घर पे गेस्ट आते तो उसके साथ 2 बात करना, जय श्री कृष्णा कैसे, वो बात करना नहीं आता, उसको पानी देना नहीं आता सर, उसको चाय के पूछना नहीं आता। घर पे मम्मी पापा नहीं है तो 5 मिनट गेस्ट को कैसे हैंडल करे वो नहीं आता। तो तू IIT क्रैक करके भी कौन सा झंडा गाड़ देगा? झंडा गाड़ ले।
राइट? जब तुझे दुनियादारी ही नहीं पता, तो मैं नहीं कह रहा यही सिर्फ सीखे, इसके पढ़ाई के साथ साथ ये थोड़ा दुनियादारी भी सीखे, एक लाइन में गए, एक लाइन में। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक है, और अगर पढ़ाई कम हुई पर इनमें आप हीरो बन गए तो चल जाओगे। सुपर, गॉड। सो कॉम्बिनेशन इज पढ़ाई 19 चलेगी, वो Yes. मुझे वो जस्ट रिमेम्बर वो जाकिर खान का डायलॉग याद आता है, बोले काम 19 चल जाएगा लेकिन इंसान तो 21 ही चाहिए। यस, उस तरह से वो बोलते हैं, एंड वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। यस। चलिए, ओके, सो बहुत सारी चीजें सीखी है, मैंने बहुत सारी चीजें समझी है। Right. सो नाउ द लास्ट पार्ट, द रैपिड फायर राउंड। डन। एक शब्द जो अब तक की आपकी जर्नी को डिस्क्राइब करता है। कंसिस्टेंसी। क्या बात, सुपर। योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन, सबसे बड़ी प्रेरणा। विराट कोहली। क्या बात है, गॉड। हालांकि मैं इतना फिट नहीं हूँ पर फिर भी, क्योंकि मुझे उसकी एनर्जी बहुत पसंद आती है। ठीक है, गॉट दैट। अ बुक दैट चेंज योर लाइफ। मनी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी। गॉट दैट। हैबिट दैट चेंज योर लाइफ, कोई एक आदत जिसने आपकी जिंदगी बदली हो। डिसिप्लिन। एक गलती कोई जिसने आपको सबसे ज्यादा सिखाया। बिहेवियर। ये रियल रैपिड फायर चल रहा है, ये एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड नहीं आ रहा। एक कोई कोट जो आप आपकी लाइफ के एकदम क्लोज मानते हो, कोई। Whatever happen, happen for best। मैंने जब से व्हाट्सएप यूज करना शुरू किया तब से मेरा यही स्टेटस है, और मैं मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज बुरा लगेगा, कल अच्छा ही लगेगा। हाँ, और पीछे मुड़ के देखते हो, कनेक्ट डॉट करते तो बोलता है जो प्लान। ठीक है, यस। कोई ऐसी चीज जो बच्चों को अभी से बंद कर देनी चाहिए। टाइम पास और टाइम वेस्ट जो करने की एक्टिविटी है वो। अगर आपको अभी किसी को इंटरव्यू करने का ऐसा मौका मिले तो किसको चूज करोगे? विराट कोहली। इंस्पिरेशन है, सीधा आंसर पहले आ चुका है। वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस पॉडकास्ट, इस पॉडकास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द? लर्निंग, इंट्रोस्पेक्शन और एक सक्सेस मंत्र, ये हम कह सकते हैं। लास्ट, एक कोई ऐसा इंटरव्यू जिसने आपको बहुत गहरी छाप छोड़ी हो, आपने जो लिया हो। राइट। एक है गणेश बारैया करके, सौराष्ट्र में, वन ऑफ द, जिसकी हाइट है 3 फीट, और वो डॉक्टर है, वर्ल्ड का पहला डॉक्टर जिसकी हाइट 3 फुट है। जब मैंने गणेश के साथ इंटरव्यू किया तो, और मैंने जब वो डांग की बात किया, विराट चौधरी, तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इसकी परिस्थिति को लेकर और उसकी खुद की परिस्थिति को लेकर। इसकी फैमिली की सिचुएशन, विराट चौधरी, उसकी फिजिकल कंडीशन और इसके फिजिकल कंडीशन, क्योंकि 3 फीट की हाइट थी। लेकिन हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि इन द ईयर 2019 जब उसने नीट क्रैक की सर, तो उसे एडमिशन नहीं मिला। गवर्नमेंट ने कह दिया कि बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाइट आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो सुप्रीम कोर्ट तक उसने लड़ी। बहुत सारे स्कूल के संचालक, ट्रस्टी उसके साथ सपोर्ट में थे, लेकिन उसने लड़ी, क्योंकि मेन उसका भी मैटर करता है ना। आप मुझे कितना भी सपोर्ट दे, रेडी हो, लेकिन मैं खुद लड़ने के लिए तैयार हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? तो उसकी जर्नी जो है वो बहुत इंस्पायरिंग है, और अभी वो MBBS कंप्लीट कर चुका है सर, और बड़ौदा में संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां एज ए डॉक्टर वर्क भी कर रहा है। और उससे भी आके उसने एक NGO शुरू किया सर, संजीवनी करके एक ट्रस्ट शुरू किया, और वो वहाँ जो रोड पे, रास्ते पे जो भीख मांगते बच्चे, जो स्कूल नहीं जाते, वो सब बच्चे को इकट्ठा करके हर दिन पढ़ाता है 2 घंटे। तो ऐसे लोग हैं जिससे मिलकर हम इंस्पायर हुए, लर्निंग लेते रहते। सो अमेजिंग अशोक जी, बहुत मजा आया बात करके, और बहुत सीखा इसमें से। Yes. और फॉर व्यूअर्स, मैं जैसे हर बार कहता हूँ, अगर लगता है इसमें कुछ भी छोटी भी चीज आपको लगता है कुछ काम लगी है, यस, तो क्या बोलते हैं, एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और किसी को वैल्यूएबल हो सकता है उसको डेफिनेटली शेयर कर दीजिए। सो मिलेंगे अगली बार किसी और नए पॉडकास्ट का। थैंक यू। फिर वक्त मिला तो होगा सामना, तब तक के लिए शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।